अनअकैडमी। आज के सेशन का उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। ठीक है, चलो 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 सर जी, आप हीरो लग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी बहुत प्यारे लगते हैं। ठीक है, अपनी जब भी आपको लगे अपने से कुछ भी, तो एक बार शकल अपनी आईने में जरूर देखिएगा, आप किसी हीरो से कम नहीं है। बच्चे क्वेश्चन पे आते हैं। वन ऑफ द बेबी एलिफेंट्स ब्रोक ऑफ फ्रॉम द हर्ड एंड लॉस्ट इट्स वे। देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे, ये जो ओ डबल एफ है ऑफ, इसमें बता रहा है कि भाई कोई अगर एरर है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो एक एक चीज करके मैं देखिए आपको बताऊंगा। अगर मैं आपसे ब्रोक ऑफ की बात करता हूं, ठीक है, तो ब्रोक ऑफ के देखिए दो मतलब होते हैं। एक मतलब इसका होता है पहला, स्टॉप टॉकिंग। कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अगर आप किसी से बातचीत करना जब बंद कर देते हैं, फिर से मेरी बात को सुनिएगा, मैंने कहा स्टॉप टॉकिंग यानी किसी से बातचीत बंद कर देना, एक इसका मीनिंग ये होता है। और दूसरा मीनिंग इसका क्या होता है, डिटैच करना। डिटैच करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अलग करना। ठीक है, किसी चीज को डिस्कनेक्ट करना। ठीक है, ये दो मीनिंग इसके होते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रेक ऑफ के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है बातचीत बंद कर देना, दूसरा होता है किसी चीज को डिटैच कर देना। अब बात आती है सर, मान लीजिए अगर ब्रेक के साथ हम इन लगा देते हैं, ब्रेक इन के कितने मीनिंग होते हैं, इसके भी दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग इसका होता है इंटरप्ट करना। आप कहोगे सर इंटरप्ट करने का मतलब क्या होता है, हिंदी में भी आप लोग लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना। और दूसरा इसका मतलब होता है कि फोर्स एंट्री टू अ बिल्डिंग, फोर्स एंट्री टू अ बिल्डिंग मतलब क्या हुआ, जोर जबरदस्ती किसी बिल्डिंग में प्रवेश करना। ठीक है बच्चे, फिर से सुनना, हस्तक्षेप करना इसका एक मतलब होता है, दूसरा मतलब होता है फोर्स एंट्री। फोर्स मतलब होता है बलपूर्वक, यानी जोर जबरदस्ती किसी भी बिल्डिंग में प्रवेश करना। ठीक है, आप कहोगे सर अगर मान लीजिए ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन के भी दो मतलब होते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन के भी दो मतलब होते हैं। पहला होता है स्टॉप वर्किंग, यानी काम करना बंद कर देना। अब आपके मन में आएगा क्या सर, क्या चीज का काम करना बंद कर देना, तो मैं कहूंगा जैसे मान लीजिए मेरे भाई कोई मशीन वगैरह है, जब कोई मशीन वगैरह काम करना बंद कर देती है तो उसे हम बोलते हैं स्टॉप वर्किंग। और इसका दूसरा मतलब आप पूछोगे तो सर दूसरा मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है फेल हो जाना। आप कहोगे क्या चीज फेल हो जाना, क्योंकि फेल तो बहुत सारी चीजें होती हैं, फेल तो एग्जाम में बच्चे भी होते हैं, तो इसमें फेल हो गया। जैसे मान लीजिए आपने किसी से कोई सहमति करा, कोई एग्रीमेंट किया, वो एग्रीमेंट फेल हो गया। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं मेरे भाई, और वो रिलेशनशिप जो है फेल हो जाए, यानी टूट जाए, खत्म हो जाए, उसके लिए भी हम ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। दोनों मीनिंग ध्यान रखना है। लास्ट में ब्रेक अवे का दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग इसका होता है एस्केप, एस्केप मतलब होता है बच निकलना, और दूसरा इसका मीनिंग होता है स्प्लिट विद। स्प्लिट विद का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। ठीक है, क्या हो जाना, अलग हो जाना। मेरी आप सभी बच्चों से गुजारिश है, ये जो हमारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, जो भी मैं आपको यहाँ पर लिखवाता हूँ, वो सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करिएगा। और अगर अब मैं आपसे आंसर की बात करूंगा, तो उसने बोला कि वन ऑफ द बेबी एलिफेंट्स, जितने भी बेबी एलिफेंट्स थे उसमें से एक क्या हो गया, ब्रोक अवे फ्रॉम द हर्ड। हर्ड मतलब क्या होता है, आपने कहा सर झुंड होता है। एंड लॉस्ट इट्स वे मतलब वो झुंड से अलग हो गया। झुंड से अलग होने के बाद क्या हो गया, वो खो गया। तो मतलब स्प्लिट विद हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपने कहा सर स्प्लिट विद हम लिखेंगे, यानी जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट विद मतलब अलग हो जाना। ठीक है, इसको लिखना हो आप लोग लिख लीजिएगा, अलग होना, अलग होना। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। पहले बताइए आगे बात समझ में सारे बच्चों को, ठीक है, क्लियर है, सेपरेट हो जाना। तो आंसर हमारा चौथा हो गया, और बाकी चीज़ों को मैंने बड़े सहूलियत, बहुत प्यार से सबकी मीनिंग लिखवाई है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखेंगे सारे बच्चे क्या कहते हैं, स्टडी। स्टडी का आपसे एंटेनिम पूछ रहा है। सर देखिए आपके एग्जामिनेशन 2 मई से शुरू है, मैं आपके लिए मैराथन भी लेकर के आ रहा हूँ। मैराथन पूरा देखना ही देखना है, लेकिन जितने भी यहाँ पे सिनोनिम एंटेनिम लिखवा रहा हूँ, सब आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, ध्यान से लिखिएगा। स्टडी मतलब होता है स्ट्रांग। आप कहोगे स्ट्रांग मतलब क्या होता है, तो हिंदी में मजबूत होता है, जिससे आप लोग क्या बोलोगे, आपने कहा सर पावरफुल बोल सकते हैं। मैंने कहा पावरफुल के अलावा, तो आपने कहा एक वर्ड है सर जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज रोबस्ट। मैं कहूंगा रोबस्ट के अलावा अगर मैं कुछ लिखना चाहूं तो आप एक वर्ड लिख सकते हैं। आपने कहा सर विगोरस लिख सकते हैं। तो अगर मैं विगोरस, रोबस्ट, पावरफुल या स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। अब आप कहोगे सर यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है डेलिकेट। डेलिकेट मतलब क्या होता है, आपने कहा फीबल, मैंने कहा फीबल मतलब, आपने कहा फ्रेजाइल, मैंने कहा फ्रेजाइल मतलब, आपने कहा फ्लिमजी, मैंने कहा फ्लिमजी मतलब, आपने कहा फ्रेल। अब मैंने आपसे अगर पूछ दिया फ्रेल मतलब क्या होता है, तो आपने कहा फ्रेंजिबल। ठीक है, FRAN
GIBLE। अब मैंने कहा इसका मतलब, तो आपने मुझे कहा कि डेबिलिटेट। अब मैंने कहा भैया डेबिलिटेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपने मुझसे कहा सर ब्रिटल, BRITTLE, मतलब मैं आपसे पूछता गया और आपने मुझे बताते गए। यानी आप, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। आपने कहा सर डेलिकेट, मैंने आपसे पूछा तो आपने बता दिया फीबल, फ्रेजाइल, फ्लिम्जी, फ्रेल, फ्रेंजिबल, डेबिलिटेट, ब्रिटल। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा भाई मैं कहना चाहता हूँ वीक, यानी जो चीज़ें क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं, जिनको हम कह सकते हैं भाई ईजी टू ब्रेक, जो चीज़ बहुत आसानी से तोड़ी जा सकती हो, बहुत आसानी से मरोड़ी जा सकती हो, उसे हम डेलिकेट कहते हैं। बच्चा कहेगा ड्रैग मतलब क्या होता है? ड्रैग मतलब पुल होता है। पुल मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खींचना, ठीक है। अब आगे कहोगे सर टीनी मतलब क्या होता है? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है टीनी। टीनी का मतलब देखो बच्चे क्या होता है, कभी कभी ये देता है मिनस्क्यूल, ठीक है, ध्यान से रखना, यही वर्ड बस याद होने चाहिए। आप कहोगे सर मिनस्क्यूल, चलो याद हो गया, उसके अलावा बताओ। मैंने कहा मिनिएचर, मेरे साथ बोलिएगा एक बार। आपने कहा मिनिएचर, मैंने कहा मिनिएचर मतलब, तो आपने कहा डिमिन्यूटिव। क्या बोला आपने मेरे भाई? डिमिन्यूटिव। एक बार प्लीज मेरे साथ पढ़ दीजिए, गुजारिश है मेरी। आपने क्या पढ़ा? आपने कहा सर डिमिन्यूटिव। मैंने कहा ये क्या है? आपने कहा मिनिएचर। ये क्या है? मिनस्क्यूल। आप कहोगे इसका मतलब आप बताना क्या चाहते हो? मैंने कहा भाई इसका मतलब होता है BIT, बिट। आप कहोगे बिट मतलब क्या होता है? मैंने कहा और आसान शब्दों में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं? आपने कहा सर पार्टिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चे? पार्टिकल बोल सकते हैं। और एक वर्ड और आपको लिखना है जो एग्जाम में आया था, मेरे पास जगह ही नहीं बचा, कहाँ लिखूं बच्चे इसका? देखो यहां पे लेके आता हूं इसको। एक वर्ड और लिखना है, लिली। देखो मेरे साथ पढ़िए, LILIPUTIAN, लिलीप्यूशियन। लिलीप्यूशियन फिर से पढ़िए, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। लिलीप्यूशियन वर्ड होता है, ठीक है। चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, इसमें से कोई भी चीज आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब एक और लिख लीजिएगा, जब इतना लिख ही लिया है, पिटाइट, PETITE, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, जो बहुत छोटा हो। क्या बोला मैंने? एक्सट्रीमली स्मॉल, जो बहुत ज्यादा छोटा हो। अब आप कहोगे सर एक चीज छूट रही है, ड्रैब, उसको भी नहीं छोड़ेंगे भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जगह की कमी पड़ रही है, इसको खींच के लेके चलते हैं और ऊपर। अगर आप ड्रैब मतलब पूछोगे, ड्रैब मतलब होता है ग्रे, ठीक है। क्या होता है? ग्रे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कलरलेस, कलरलेस। अब अगर हर बात आपको क्लियर हो गई, अब आंसर पे आते हैं। एंटोनिम पूछा था, ये मजबूत है, इसका उल्टा पहला हो जाएगा। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे एक बार आप सारे लोग बता दीजिए, आपको समझ में आ गई मेरी बात जो मैंने यहाँ पे आपको सिखाई, ठीक है। तो आपने बच्चे देख लिया कि जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, अगर आप खुद से मॉक टेस्ट लगाते हैं, अगर खुद से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, आप देखेंगे मेरे एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा नहीं गया है। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल रेलेवेंट वर्ड्स, इसको लिख लीजिएगा आप सारे के सारे, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस फेलियर, यानी इस फेलियर के लिए कौन जिम्मेदारी लेने जा रहा है। तो आप कहोगे सर हुज का यूज जो हम करते हैं वो तो हम पोजीशन बताने के लिए करते हैं, यानी अधिकार बताने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे अधिकार की तो बात ही नहीं हो रही, हटा दो। सर विच का जो यूज करते हैं वो तो हम नॉन लिविंग के लिए कर रहे हैं, कोई नॉन लिविंग चीज तो जिम्मेदारी सर ले नहीं सकती है, इसको हटा दो। सर हुम का यूज हम करते हैं ऑब्जेक्ट बताने के लिए, हु का यूज करते हैं सब्जेक्ट बताने के लिए। ये क्या है? आपने कहा वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आएगा? सर सब्जेक्ट आएगा। तो अगर सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे हम हुम का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? बच्चा कहेगा सर हु का यूज करेंगे, करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां पे लिखा हुआ प्लेजेंट, देखो मेरे भाई प्लेजेंट का क्या पूछ रहा है? सिनोनिम। तो प्लेजेंट मतलब क्या होता है? आपने कहा सर प्लेजेंट का मतलब होता है डिलाइट। मैंने कहा डिलाइट मतलब आपने कहा सर इलेटेड। मैंने कहा इलेटेड मतलब आपने कहा सर मेरी, याद कर लीजिए बहुत बार लिखवा चुका हूं। मेरी मतलब क्या होता है? आपने कहा मर्थ। मर्थ मतलब क्या होता है? आपने कहा ग्ली। मैंने कहा ग्ली मतलब क्या होता है? आपने कहा ब्लिस। मैंने कहा ब्लिस मतलब क्या होता है? आपने कहा जॉयफुल, ठीक है। अब मैंने कहा जॉयफुल मतलब क्या होता है? तो आपने कहा बुएंट। मैंने कहा बुएंट मतलब क्या होता है? तो आपने कहा भाई मर्थफुल, चाहे मर्थ बोलिए चाहे मर्थफुल बोलिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो आपने कहा सर इसका मतलब होता है यूफोरिया, ठीक। और बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं, आप कहोगे इनका मतलब क्या है? इनका मतलब हैप्पीनेस होता है बच्चे, आप तो ये तो जानते होगे ना, हैप्पी यानी खुशी, ठीक। अब आप कहोगे सर ये ऑफुल लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम पूछ रहा है। तो सिनोनिम पे आऊंगा, आप लोगों को मौका दे रहा हूं, जब तक मैं आपको समझाता हूं बताता हूं, ठीक है, तब तक आप इसको लिख लीजिए। आप कहोगे सर अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, सॉरो। सॉरो मतलब क्या होता है? आपने कहा सॉरो मतलब सर मॉर्न होता है। मॉर्न मतलब क्या होता है? आपने कहा सर डॉलफुल होता है। डॉलफुल मतलब क्या होता है? आप डॉलरस लिख सकते हैं।
आप कहोगे सर इसका मतलब, मैंने कहा भाई ग्लूमी लिखो। आप कहोगे और बताइए, मैंने कहा जैसे आप डिजेक्टेड लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डिजेक्टेड लिख सकते हैं। आपने कहा डिजेक्टेड मतलब, मैंने कहा मेलनकॉली लिख लीजिए। आपने कहा मेलनकॉली मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा जैसे क्रेस्ट फॉलन वर्ड लिख लीजिए, क्रेस्ट फॉलन, ठीक है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब दुख होता है, जिसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं। आपने कहा सर जिसको हम लोग सर ग्रीफ बोलते हैं, जिसको हम लोग एगोनी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, ठीक है। खैर मेरी एक गंदी आदत है, लिखता हूं तो लिखता चला जाता हूं जिससे जगह भर जाता है, लेकिन बच्चे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्न लिख लो, डॉलफुल लिख लो, डॉलरस लिख लो, ग्लूमी लिख लो, डिजेक्टेड लिख लो, मेलनकॉली लिख लो, क्रेस्टफॉलन लिख लो, ग्रीफ लिख लो, अगोनी लिख लो, ओ लिख लो, ठीक है। तो इनका मतलब होता क्या है, आप कहोगे सर इन सब का मतलब एक ही होता है, दुख होता है। इन सब का मतलब क्या होता है, आपने कहा सर दुख होता है। एक बच्चा मेरे से बोला था सर हिंदी भी लिख दिया करो, तो हिंदी भी लिख देता हूं, वैसे मैं बोल तो देता ही देता हूं। अब आप कहोगे सर फेथफुल लिखा हुआ है। फेथफुल मतलब बच्चे सबको पता है, अगर आप किसी चीज को लेके फेथफुल हो तो मतलब एक तरीके से आप लॉयल हो, ठीक है, जेन्युइन हो, ईमानदार हो। आप कहोगे डिलाइट, तो सर इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज हमारे पास और बचती है, आपने कहा क्या, ऑफुल। भाई अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ऑफुल का मतलब क्या होता है, तो आप बता देना सर ऑफुल का मतलब होता है अनप्लेजेंट, ठीक है, जिसको हम लोग देखो क्या बोल सकते हैं, अनप्लेजेंट बोल लीजिए, या आप इसको ड्रेडफुल बोल लीजिए, ठीक है। ड्रेडफुल ना बोल के बच्चे हम इसको हॉरिबल भी बोल सकते हैं, हॉरिबल ना बोल के हम इसको हॉरिफिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डरावना बोलते हैं, जिसको हम लोग बेहुदा बोलते हैं, डिस्गस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप डिस्गस्टिंग, बेहुदा, डरावना, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। तो हमें देखिए अपना आंसर तो मिला ही मिला, बाकी चीजें भी हमें क्या हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है। अगला देखिएगा भाई नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट मतलब क्या होता है, आपने कहा सर फेट मतलब लक होता है, यानी किस्मत होता है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो किस्मत में भरोसा करता है उसे क्या कहते हैं। चलिए आप लोग अपना अपना आंसर दीजिए, तब तक मैं बताने की कोशिश करता हूं। एक वर्ड है एसेटिक। एसेटिक मतलब होता है बच्चे अवॉइडिंग फिजिकल प्लेजर्स, ठीक है, अवॉइडिंग फिजिकल प्लेजर्स। अब आप कहोगे सर ये क्या कहना चाहते हो, ठीक है। देखो भाई एक ऐसा इंसान जो फिजिकल प्लेजर्स होते हैं उसको त्याग करके एक सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करता है, उसको हम लोग एसेटिक बोलते हैं। फिर से मैं आपको बताता हूं, जो लोग भौतिक सुख को त्याग करके, भौतिक सुख क्या होता है, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है। मटेरियलिस्टिक लाइफ क्या होती है, जैसे गृहस्थी वाली जो जिंदगी होती है, यानी जो बीवी हैं, बच्चे हैं, सेक्सुअल प्लेजर है, कार है, घर है, बंगला है, ये सारी चीजें, यानी इनको अवॉइड करके जो एक सिंपल लाइफ कैरी करता है उसे हम एसेटिक कहते हैं। आप कहो सर मर्सनरी मतलब क्या होता है, बच्चे ये जो इंसान मनी ओरिएंटेड होता है, ठीक है, कुछ इंसान को देखा होगा इतना लालची होता है, बस वो कैसे हाउ टू अर्न मनी या हाउ टू मेक मनी, कैसे पैसा बनाया जा सकता है, उस पर पूरा का पूरा फोकस करता है, उसको हम मनी ओरिएंटेड बोलते हैं। आप कहोगे सर ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है, मैंने कहा ऑप्टिमिस्ट मतलब होपफुल होता है, ठीक है, यानी जो लोग आशावादी होते हैं, जो लोग पॉजिटिव होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोल लें, या जिनको हम बच्चे कॉन्फिडेंट बोल लेते हैं, ठीक है, जो सकारात्मक रहते हैं हर चीज में, जो भी होगा अच्छा होगा, सब बाबा के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे कहोगे सर फैटलिस्ट मतलब क्या होता है, इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट। मैंने क्या बोला, इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट। जिस इंसान को लगता है कि सब लिखा गया है, सब किस्मत की बात है, ठीक है, जो किस्मत पे भरोसा करने वाले लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं भाई फैटलिस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट, लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लिखा है टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब देखिए अगर इसकी बात मैं आप लोगों से करूं तो इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। डोंट बिलीव दैट्स कंप्लीटली करेक्ट। मैंने क्या बोला, डोंट बिलीव यानी भरोसा नहीं करना, दैट्स कंप्लीटली करेक्ट, ठीक है। कोई चीज पूरी तरीके से एक्यूरेट है या पूरी तरीके से करेक्ट है, इस पर भरोसा ना करना, यानी जिसे हम लोग संदेहात्मक बोलते हैं, जिसको आप अगर एक वर्ड में लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, डाउट। यानी अगर किसी भी चीज पे अगर आपको संदेह होता है, डाउट होता है, अगर आपको लगता है कि ये पूरी तरीके से सही नहीं है, पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, उसको टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट बोलते हैं। यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, टू बिलीव विद सम
स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब डाउट होता है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है कंफ्यूज करके यहाँ पे डिसबिलीफ लगा दें। टोटल डिसबिलीफ नहीं होगा, यानी हम पूरी तरीके से अविश्वास की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि डोंट बिलीव दैट्स कंप्लीटली एक्यूरेट, यानी पूरी तरीके से सही नहीं है, मतलब हमें उस चीज पे डाउट है, संदेह है, डाउटफुल, सस्पिशियस, सस्पिशन, ड्यूबियस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला देखिएगा मेरे भाई, वी यूजुअली स्लिप इन बेडरूम्स विद द डोर फर्मली शटेड बिहाइंड अस। ठीक है, अब गौर से सुनिएगा, वी क्या है, आपने कहा सर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट कैसा है, आपने कहा प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, आपने कहा पहली फॉर्म। ये जो यूजुअली है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा और गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग इसको नोट करके रखिएगा। वो बात यह है कि कभी भी अगर आपके एग्जामिनेशन में यूजुअली आ जाए, यूजुअली के साथ अगर मान लीजिए फ्रिक्वेंटली आ जाए, मैं पहले भी बता करके रखा है, फ्रिक्वेंटली के साथ मान लीजिए कभी भी ओकेजनली दे देता है, या मान लीजिए ऑफन दे देता है, या सेल्डम दे देता है, SELDOM, सेल्डम, तो इनके साथ बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना। इनके साथ क्या यूज करोगे, आपने कहा सर इनके साथ हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, जैसे ऐसे एग्जाम में दे देगा आपके, जरा देखिएगा, इट इज यूजुअली रेनिंग हैवली। कोई भी बच्चा होगा ना, जब एक झटके में इसको एक बार पढ़ेगा तो उसको इसमें गलती ही नजर नहीं आएगी, उसको लगेगा सर क्या ही गलती है, कोई गलती नहीं है, सही तो लग रहा है पढ़ के। लेकिन बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ क्या आया है, यूजुअली आया है, तो यूजुअली के साथ क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो यहाँ पे एक तो इज हटाना पड़ेगा, और अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए वर्ब की पहली फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो ये लिखेंगे हम, इट यूजुअली रेन्स हैवली। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा ये बिल्कुल सही था, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, एडवर्ब यूजुअली था, वर्ब की पहली फॉर्म थी। इन बेडरूम्स ये प्रेपोजिशन हो गया, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। विद द डोर फर्मली शटेड लिखा है, तो ध्यान देना ये जो हमारी शट होती है, इसकी पहली फॉर्म, इसकी दूसरी फॉर्म और इसकी तीसरी फॉर्म तीनों सेम होती है। इस तरह का कोई वर्ड ही नहीं बनता, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, बिड बिड बिड, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपनी तीनों फॉर्म में कॉमन होते हैं, यानी सेम होते हैं। तो यहाँ पे आपका शट लिखना पड़ेगा, ये शटेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो एरर वाला पार्ट है वो कौन सा है, आपने कहा सर चौथा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगले की बात करेंगे भाई। लिखा है, एक सेकेंड, नेक्स्ट, एक मिनट बच्चा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है अगला देखिएगा सारे लोग, You have to constant consider how your personal behavior is going to impact everyone around you। अब यहाँ पे जरा गौर करिएगा मेरी बात को, ये जो you है वो आपका सब्जेक्ट है, ये जो have to है ये आपकी मॉडल वर्ब है। ध्यान दीजिएगा, इस मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आपने कहा सर पहली फॉर्म आती है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए जरूरत पड़ेगी हमें किसकी, आपने कहा सर एडवर्ब की। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँगा कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट क्या होता है, आपने कहा एडजेक्टिव होता है। अगर मैं यहीं पे लिखने की कोशिश करूँ कॉन्स्टेंटली, तो ये क्या होता है, आपने कहा सर एडवर्ब होता है। तो आप मुझे जवाब दीजिएगा, ये जो वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, आपने कहा सर एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी। इसको हटा दीजिए, कॉन्स्टेंटली लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने कहा सर सही हो जाएगा। तो एरर वाला पार्ट जो है मेरे भाई वो किस में है, आपने कहा सर फर्स्ट वन, पहले वाले में एरर है। ठीक है, अगला देखिएगा, आज का मॉक टेस्ट ही निर्धारित करेगा कि आप कितना अच्छा और कितना बेहतर अपने एग्जाम में करने वाले हैं। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो, ट्रस्ट मी आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, नीदर ऑफ द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैव हैड मच सक्सेस इन द साउथर्न रीजन। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैंने आपको बता रखा है, अगर मैं बात करता हूं ईदर ऑफ की, ठीक है, या फिर मैं बात करता हूं नीदर ऑफ की, या इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपसे नन ऑफ की, ठीक है, तो अगर बच्चे कभी नन ऑफ आ जाए, ईदर ऑफ आ जाए, नीदर ऑफ आ जाए, अगर कुछ और लिखना चाहते हैं आप, तो आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ईच के बाद अगर ऑफ आ जाता है तो ईच ऑफ है, नन ऑफ है, नीदर ऑफ है, ईदर ऑफ है, तो इनके बाद आने वाला नाउन किस में होगा, प्लूरल में, लेकिन वर्ब किस में होगा, आपने कहा सिंगुलर में। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एसएससी ने इसको बहुत बार पूछा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ईच ऑफ द बॉयज या ईच ऑफ द
टू बॉयज भी लिख सकते हैं या आप बॉयज भी लिख सकते हैं, ईच ऑफ द टू बॉयज। अब मैंने यहाँ पे कहा गेट्स अ कार। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे सेंटेंस में, आप देखेंगे ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन किस में है, प्लूरल में है। लेकिन अगर वर्ब आप देख पाएं तो वर्ब किस में है, आपने कहा सर सिंगुलर में है। तो आपने नीदर ऑफ के बाद यहाँ पे देखा जो आपका नाउन था पार्टीज वो तो प्लूरल में था, वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर, लिखा था प्लूरल, तो यहाँ पे आप हैज लिख दीजिए, ये सही हो जाएगा। तो आपने देखा कि सर अगर मैं एरर की बात करता हूँ आपसे, तो एरर वाला पार्ट में अगर देखा जाए सही कौन सा था, तो यहाँ पे देखिए हैव था, ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। और अगर सर यहाँ पे देखो नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए, यहाँ सिंगुलर था, ये भी गलत हो गया। तो नीदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल और वर्ब यहाँ पे सिंगुलर ये है। आप कहोगे सर ये हैड फिर क्या है? देखो बच्चे, ये जो हैड आपकी होती है ना, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है बाबा, और मेन वर्ब भी होती है, ये दोनों होती है। और यहाँ पे ये किसके तरीके से काम कर रहा है, मेन वर्ब। आप कहोगे कैसे आपको पता चल गया? ये हेल्पिंग वर्ब तब होगा जब ये किसी मेन वर्ब के साथ है। कोई मेन वर्ब ही नहीं है, जब कोई मेन वर्ब नहीं है तो सहायता किसकी करेगा, किसी की नहीं, तो ये खुद ही मेन वर्ब है। और ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म की तरीके से काम कर रहा है, तीसरे फॉर्म की तरीके से काम कर रहा है। तो आपका एरर वाला पार्ट किस में है, आपने कहा सर सेकंड वाला आपका एरर वाला पार्ट है, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पे आप लोग अपना अपना तो आंसर करेंगे ही करेंगे, तब तक मैं आपको सब कुछ बताता हूं, ठीक है। अगर मैं फिलैंथ्रोपी की बात करता हूं बच्चे, इसका मतलब होता है भाई बेनेवोलेंस। आप कहोगे सर बेनेवोलेंस मतलब क्या होता है, मैंने कहा बिनाइन, आपने कहा बिनाइन मतलब क्या होता है, मैंने कहा काइंड, आपने कहा काइंड मतलब क्या होता है, मैंने कहा जेनरस, आपने कहा जेनरस मतलब क्या होता है, मैंने कहा भाई वही चीज जेनेरोसिटी जिसको आप बोलते हो। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो यहां देखिए क्या लिखा है, काइंड, आपने कहा दयालु। अगर मैं बेनेवोलेंस बोलूं, बिनाइन बोलूं, काइंड बोलूं, जेनरस बोलूं, जेनेरोसिटी बोलूं, तो इसका मतलब क्या होता है, आपने कहा सर दयालु होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चे यहां फिलॉसफी की बात अगर मैं कहता हूं तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर। अगर जब हम मानव के बिहेवियर की बात करते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपने कहा सर फिलॉसफी। अगर मैं कहूं ऑरेंथोपोल, ये है ना ऑरेंथोपोलॉजी, ऑरेंथोपोलॉजिस्ट होता है जो बर्ड्स वगैरह की स्टडी करता है, तो आप यहां लिख सकते हो सर स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी ये जो चिड़िया का मतलब जो चिड़ियां होती हैं उनका अध्ययन, उनके बिहेवियर का अध्ययन, उनके रहन सहन का अध्ययन ये होता है। आप कहोगे सर ये फ्लैटली फिर वर्ड एक ही तो बचता है, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ स्टैम्प्स, ठीक है। तो आपने कहा सर स्टडी ऑफ स्टैम्प्स, ठीक है, यानी जो इन स्टैम्प्स का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं। तो हमने देखा भाई फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, आपका जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है? एक बार सारे बच्चे बता देंगे। स्पीड वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है ना, सब कुछ बढ़िया है। कोई अगर डाउट हो, कोई भी डाउट हो अगर आपको, तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। और अगर फ्लो बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है इतनी स्पीड है कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, अब देखो बच्चे एक एक करके बताऊंगा। अगर यहाँ पे डिससेटिस्फाइड वर्ड लिखा है तो डिससेटिस्फाइड वर्ड का मतलब क्या होता है, असंतुष्ट, ठीक है। यानी अगर आप असंतुष्ट हैं तो खैर ये तो सबको पता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनहैप्पी। अगर आप मान लीजिए संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है आप नाखुश होंगे। आपने कहा सर प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, मैंने कहा बाबा देखो प्रॉस्पेरिटी बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, खैर मैं फिर से बता देता हूं आपको। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एफ्लुएंस, ठीक है। एफ्लुएंस मतलब जैसे हम लिख लें फ्लरिश, आप कहोगे फ्लरिश मतलब जैसे मैंने लिख दिया थ्राइव, ठीक है, मतलब जो धन धान्य से पूर्ण होता है। तो ये मेरा डबल एफ लिखा हुआ है, ठीक है, AFFLUENC, एफ्लुएंस है, फ्लरिश है, थ्राइव है। आप अगर अभी नहीं समझ पे आए हैं तो आप इसको ऐसे लिख लें बच्चे। मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, जो इंसान वेल्दी होता है, ठीक है, जो अमीर होता है उसको हम प्रॉस्पेरिटी यानी धन धान्य से पूर्ण जो होता है। आप कहोगे सर यहाँ पे बैरिकेड लिखा है, बैरिकेड मतलब क्या होता है, बैरिकेड मतलब देखो बच्चे, आप रैम्पार्ट और बुलवार्क लिख सकते हैं, सबसे अच्छा वर्ड है रैम्पार्ट। अब रैम्पार्ट के अलावा क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बुलवार्क। आप कहोगे मतलब क्या है, जैसे बैरिकेडिंग लगती है, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन आ गया, कोई नेता आ गया, तो बैरिकेडिंग लग जाती है, यानी रुकावट डाल दिया जाता है कि भाई आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें मतलब एक तरीके से डाइवर्सिटी आपको कर दी जाती है। तो रैम्पार्ट मतलब जिससे हम डिफेंसिव वाल बोलते हैं, जैसे पहले पुराने राजा महाराजा थे कि उनके ऊपर आक्रमण ना हो जाए, तो एक डिफेंसिव वाल खींच दी जाती थी बड़ी सी, जिसको हम बुलवार्क या रैम्पार्ट बोल सकते हैं।
तो बैरियर जिसको बोला जाता है बच्चे, बैरियर इसका मतलब हम ऑब्स्टैकल भी बोल सकते हैं, हर्डल भी बोल सकते हैं, रुकावट बोल सकते हैं। तो ये हमारा होता है बैरिकेड। आप कहोगे सर सब कुछ तो सही है, स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं, यही स्पेलिंग में गड़बड़ है, तो इसको हम लिख देते हैं बुके, BOUQUET, यानी इसका मतलब क्या हो गया? आपने कहा सर बुके का मतलब क्या हो गया? बुके का मतलब हो गया बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फूलों का गुलदस्ता जो होता है वही होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला बढ़ेंगे भाई। आप लोगों से पहले तो एक गुजारिश है, अगर अभी तक आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, आज मैंने एक बार भी नहीं बोला, मुझे लगा कि ये आपसी सहमति और आपसी रजामंदी वाली बात है कि आप लोग लाइक कर देंगे। अभी सिर्फ 220 लाइक्स हैं और तकरीबन अगर नोटिफिकेशन क्लास की नहीं जाती है उसके बाद भी अगर 400-500 बच्चे आकर के देखते हो तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और साथ में आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखा दिया करो, अपना सहयोग देंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा लाइक और शेयर आप सभी बच्चे कर दिया करो, ठीक है, बिना कहे कर दिया करिए। वो मतलब क्या प्यार जो कह के मिले, है ना, प्यार तो वो है जो अनकंडीशनल मिले, बिना शर्त मिले। अब यहाँ कह रहा है बच्चे कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द मिसस्पेल्ड वर्ड, ठीक है। अब ये आपको बताना है। अब देखिए ये है बड़ा आसान, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है मेंटेन्स, तो बच्चे अगर मेंटेन्स की चीज़ देखोगे ना, ये स्पेलिंग गड़बड़ है, ये स्पेलिंग गड़बड़ है, दोनों हटा दो। यहाँ मेंटेन्स, यहाँ मेंटेन्स। द यूनिटी एंड फ्रीडम, जरा देखो फ्रीडम में डबल एम लगा दिया, ये भी हटा दो। लो भैया, पहला आपका फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला आप कहेंगे तो भाई क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। मेक अ लिविंग, देखिए मेक अ लिविंग ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है कि इतना पर्याप्त पैसा कमा लेना जिसमें आपका जो सर्वाइवल है, जो आपका लाइवलीहुड है, जो आपका जीविकोपार्जन जिसको हम बोलते हैं, हिंदी अगर थोड़ा सा गड़बड़ बोलूँ तो माफ करिएगा, तो जो आपका सर्वाइवल होता है, जो आपका जीवन है, या जो आपको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी में, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हर चीज़ आप खरीद पाओ। तो मेक अ लिविंग का मतलब होता है बच्चे टू अर्न इनफ मनी फॉर थिंग्स यू नीड, यानी जो भी आपको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो खरीद लेना, वही आपका मेक अ लिविंग होता है, इतना पर्याप्त पैसा कमा लेना, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट पे क्या कहता है, अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स। देखिए आंसर तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन पहले एक एक चीज़ बता देते हैं। देखिए अगर मैं इन्विजिलेटर की बात करता हूं तो इसको मैं ऑडिटर भी बोल सकता हूं, ठीक है। ऑडिटर, जैसे जो लोग एग्जामिनेशन के अंदर, जब भी आपने 10वीं एग्ज़ाम दी होगी या 12वीं की एग्ज़ाम दी होगी, या जब भी आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उसके अंदर जो होता है आपको मॉनिटर करता है, जो चीज़ों को आपको देख रेख करता है वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, उसको बोलते हैं। तो आप कहोगे सर ये क्या होता है, देखिए ये होता है आपका जो हायर्ड ड्राइवर होते हैं, ठीक है, यानी जो प्राइवेट ड्राइवर होता है, जो किसी सेलिब्रिटी वगैरह की गाड़ियां चलाता है। जैसे मान लीजिए भगवान करें कल को आप बहुत बड़े अमीर आदमी बन जाएं, ठीक है, और आप एक खुद गाड़ी नहीं चलाना चाहते तो एक आप ड्राइवर को हायर करेंगे, ठीक है, वही आपका शॉफर होता है। आप कहोगे सर हॉर्टिक्यूलिस्ट क्या होता है, जरा इसको भी बता दो। एक्सपर्ट इन कल्टीवेशन, जो एक्सपर्ट होता है किस चीज़ में, कल्टीवेशन में मेरे भाई। कल्टीवेशन यानी ये जो गार्डन वगैरह होते हैं, ठीक है, जो बागवानी वगैरह करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये फ्लोरिस्ट वर्ड, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो फ्लावर्स को सेल करते हैं, जो अरेंज करते हैं, वही हमारा फ्लोरिस्ट कहलाते हैं, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। तो अगली बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। देखो अगला क्या कहता है कि मिनिएचर। देखिए मिनिएचर वर्ड अगर आप बोलो तो ये एसएससी का बहुत ही सगा वर्ड है, एसएससी ने इसको बहुत बार पूछा है। देखो भाई ये क्या क्या चीज़ें बच्चे पूछता है, एक एक करके हर चीज़ लिखूंगा, इसका पहले मीनिंग लिख लो जिससे आप सब लोग समझ जाओ। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल। एक्सट्रीमली स्मॉल का मतलब होता है जो बड़ा छोटा सा हो, ठीक है, अमाउंट में या किसी चीज़ में जो बहुत ज़्यादा छोटा हो। आप कहोगे सर एक एक वर्ड, आप लोग अपना अपना आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है, अपना आंसर सबको देना है। सर क्लोज टेस्ट का मैराथन मैं सब कुछ करा दूंगा, पहले आप ध्यान से मेरी बात को सुन लो, ठीक है, हर चीज़ को ध्यान से सुन लो पहले। यहाँ पे जैसे मैंने आपको सबसे आसान वर्ड बताया बिट, बिट के अलावा एक वर्ड आप क्या लिख सकते हैं, आपने कहा सर पार्टिकल। पार्टिकल मतलब क्या होता है, छोटा। बिट मतलब क्या होता है, छोटा। मैंने आपको एक वर्ड बताया था बच्चे मिनस्क्यूल, प्लीज़ मेरे साथ याद करने की कोशिश करें। मैंने एक वर्ड आपको बताया था डिमिन्यूटिव, ये भी वर्ड मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था इनका मतलब, इन सब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटा। अब आप कहोगे सर ये टीनी वर्ड क्या होता है, ठीक है, अगर बच्चे तुम मेरी बात को ध्यान से समझो तो ये जो टीनी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टीनी, ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। और ये जो एवरेज है यार, एवरेज को भी हम सिनोनिम बोल लेंगे इसका, क्योंकि एक्सट्रीमली स्मॉल जो औसत होता है, एवरेज होता है, मॉडरेट होता है। मिनस्क्यूल भी इसका सिनोनिम हो गया। एंटेनिम पूछ रहा है तो मैमथ हो जाएगा, क्योंकि देखो मैमथ का मतलब क्या होता है,
मैंने आपको पहले भी बताया है, मैमथ का मतलब जाइंट होता है। आप कहोगे जाइंट क्या होता है, मैंने कहा जिसको आप लोग जाइगेंटिक बोलते हो। आप कहोगे जाइगेंटिक क्या होता है, एक बड़ा प्यारा वर्ड है जो एसएससी ने बहुत बार पूछा है, दैट इज कॉलोसल। आप कहोगे इसका मतलब क्या होता है, जो हम लोग जानते हैं भाई इनॉर्मस, जिसको हम लोग जानते हैं इमेंस। इमेंस मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। अगर इमेंस, इनॉर्मस, कॉलोसल, जाइगेंटिक और जाइंट की बात करते हैं, बहुत विशाल, हिंदी में लिख लीजिएगा, जो बच्चे कहते हैं हिंदी भी सर लिख दिया करो, तो इसका मतलब बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। और ये सारे वर्ड बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा, ये इसका सिनोनिम है। तो अगर इसका एंटोनिम पूछा तो जरूरी नहीं कि हमेशा मैमथ ही एंटोनिम दे, इसके अलावा ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, या ये दे सकता है, इसमें से कोई भी दे सकता है। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट की बात करते हैं। लिखा है मोस्ट एम्प्लॉयर्स द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। बच्चे जब भी फिलर के क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिलर के क्वेश्चन में हिंट उसी में दिया होता है। जैसे लिखा हुआ है कि भाई ऑफिस के काम के दौरान या ऑफिस जो वर्किंग आवर है उसके दौरान। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और उस ऑफिस के अंदर जो आपका वर्किंग आवर होता है, मान लीजिए 6 घंटा है, तो 6 घंटे के दौरान क्या वो आपको फ़ोन यूज़ करने देंगे, नहीं देंगे? तो क्या होगा, आप कहोगे सर देखो यहाँ पे पहली बात कि सबमर्ज वर्ड नहीं होगा। सबमर्ज मतलब तो सीधा सीधा भैया डिल्यूज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपने कहा सर इनगल्फ बोलते हैं, ENGULF, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपने कहा सर बाढ़ बोलते हैं। इसका कोई लेना देना इससे है? आप कहोगे सर इससे कोई लेना देना ही नहीं है इसका, ठीक है, तो हमने कहा हटा दो। अच्छा भैया कल्टीवेट मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर कल्टीवेट मतलब तो फार्मिंग एक तरीके से हो गया, ठीक है, इसका भी कोई लेना देना? आपने कहा सर ना तो इसका लेना देना ना तो इसका लेना देना, ठीक है। स्पिरिट का कोई लेना देना है? आपने कहा इसका भी लेना देना नहीं है। तो क्या होगा? आपने कहा सर प्रॉबिट होगा। प्रॉबिट मतलब मना करना होता है, कहने का मतलब ये हो गया एक तरीके से किसी चीज को बैन करना होता है, ठीक है। ये हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, अगला आप कहोगे, नेक्स्ट पे आते हैं, अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाय एन इलनेस। ये आपसे पूछ रहा है कि अगर बीमारी के कारण, यानी अगर कोई भी किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर हो जाए और उस मेंटल डिसऑर्डर के कारण इंसान मानसिक रूप से कंफ्यूजन में हो, ठीक है, हर चीज को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए मैं एक एक चीजें आपको बताता हूं, आप भी मुझे अपना आंसर देने की कोशिश करिएगा। मैं जैसे डिप्रेशिएशन की बात करूंगा तो बच्चे डिप्रेशिएशन मतलब क्या होता है? हास होना। आप कहोगे हास मतलब, मैंने कहा भाई डिक्लाइन होना किसी चीज़ का। डिक्लाइन का मतलब किसी चीज़ का एक तरीके से धीरे धीरे विघटन होना, धीरे धीरे उसका क्या होता है? घटना। आप कहोगे इसके अलावा कोई वर्ड आप बता सकते हो? आप बच्चे लिख लो रिडक्शन। रिडक्शन भी लिख सकते हो। रिडक्शन मतलब होता है कोई चीज़ का धीरे धीरे घटना। आप कहोगे सर डिलेमा का मतलब क्या होता है? देखो डिलेमा का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बड़ा प्यारा वर्ड है जो अभी रिसेंटली पूछा गया था, दैट इज क्वेंड्री। आपने कहा क्वेंड्री, जरा मेरे साथ 4 बार बोलिएगा, क्वेंड्री 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 क्वेंड्री। पूछा गया वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे क्वेंड्री मतलब क्या होता है? क्वेंड्री मतलब अगर अभी तक नहीं समझ में आया क्वेंड्री, तो इसका मतलब कनंड्रम होता है। अब लड़का कहेगा आपको आसान करना चाहिए, आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। कनंड्रम आपने लिख दिया, CONUNDRUM। मैंने कहा कनंड्रम मतलब होता है बच्चे पजल। आपने कहा पजल मतलब क्या होता है? मैं कहूँगा एक तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कमोशन। आप कहोगे कमोशन मतलब क्या होता है? मैंने कहा इसको लिख सकते हैं डिसरप्शन। आप कहोगे डिसरप्शन मतलब क्या होता है? तो मैंने लिख दिया, इसका मतलब हो जाएगा मेरे भाई कन्फ्यूज़न, ठीक है। अच्छा जी, आप कहोगे सर यहाँ पे डिलीरियम वर्ड लिखा हुआ है, डिलीरियम मतलब क्या होता है? मैंने कहा मेंटल कन्फ्यूज़न। जरा ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या होता है? मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा डिस्क्रिपेंसी वर्ड है। डिस्क्रिपेंसी मतलब क्या होता है? मैंने कहा वेरिएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? आपने कहा सर वेरिएंस, वेरिएशन लिख दीजिए, या मैं वेरिएंस वर्ड लिख सकता हूँ, VARIANC, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसअग्रीमेंट बोलते हैं, असहमति। अब लड़का कहेगा सर एक बात बताओ, आपने 2 अलग अलग बातें तो नहीं बता दी। डिसएग्रीमेंट मतलब तो असहमति होता है और वेरिएंस मतलब होता है अलग अलग। बच्चे एक चीज़ बताओ, अगर आप किसी चीज़ को लेकर के डिसएग्री हो, किसी चीज़ को लेकर के अगर आप असहमत हो, तभी तो वेरिएंस आएगा वर्ड, ठीक है। आपने कहा बिल्कुल सही है भाई। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब तो असहमति हो गया, यानी अलग अलग, ठीक है। अब आप कहोगे सर डिलेमा मतलब तो क्वेंड्री, दुविधा हम जिसको बोलते हैं, दुविधा। अगर बच्चे आप दुविधा की स्थिति में रहते हैं, तो अगर आप दुविधा की स्थिति में हैं तो मतलब आप कंफ्यूज हैं ना। तो अगर आप ये लिख रहे हो, जैसे ये आपका कंफ्यूजन लिख दिया, डिसरप्शन लिख दिया, पजल लिख दिया, कमोशन लिख दिया, कनंड्रम लिख दिया, क्वेंड्री लिख दिया। अब बच्चे को हो सकता है कि सर या तो इसमें कंफ्यूजन है या तो इसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन की कोई स्थिति ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिलीरियम का मतलब सीधा सीधा लिखा गया मेंटल कंफ्यूजन, यानी मानसिक रूप से अगर इंसान की स्थिति खराब हो तब।
तो यहां पे जो आपका हो जाएगा वो पहला, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। पहले आप लोग बता दीजिए, समझ में आ गया आप सभी लोगों को, क्लियर है यहां तक? ठीक है, एक बार बता दीजिए यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, ठीक है? एक बार बच्चे कमेंट करिएगा, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है योर इनफिडेलिटी हैव गिवन मी टू मच पेन इन लाइफ। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये कैसा सब्जेक्ट है? आपने कहा सर सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है? आपको एक दो क्वेश्चन इतने आसान मिलेंगे, ठीक है? चलिए जी नेक्स्ट पे देखते हैं। अगर बच्चे ये आसान था, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? आपने कहा सर सिंगुलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, ये देखिए ये क्या करते हैं कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो ये मात्र भर आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे खत्म होता है, यानी बहुत काफ़ी लंबा और लेंदी क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछ रहे हैं तो इतने ही वाले पार्ट में आपका एरर होना चाहिए। इसको देख लेते हैं क्या इसमें किसी तरह का एरर है। तो भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्या है? आपने कहा सर पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? आपने कहा नाउन आता है। चॉइस क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन को जो मॉडिफाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं? आप कहोगे सर नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। तो वाइज क्या है? आपने कहा सर एडजेक्टिव है। तो भाई इसमें तो कोई गलती ही नहीं है। नाउन, नाउन के पहले उसका एडजेक्टिव लिखा हुआ है, हिज वाइज चॉइस ऑफ मेन लाइक ओल्फ इन कनाडा एंड क्लाइव इन इंडिया। तो मतलब इसमें तो कोई गलती ही नहीं है। थर्ड, नो एरर, नो एरर। चूज नहीं बच्चे, चूज नहीं, वाइज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिए, वाइज चॉइस ऑफ मेन, ठीक है? चूज कहाँ से लिख दोगे? यहाँ पे सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? अरे भैया वाइजली कैसे लिख दोगे? ये नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव लगेगा ना, पागल हो गए हो क्या? यहाँ पे देखो ये बच्चे देखो चूजन लिखा हुआ है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होती है, तो ये तो लगेगी ही लगेगी नहीं, क्योंकि अगर थर्ड फॉर्म लगाओगे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यहाँ देखो तुमने वाइजली चॉइस लिखा है, चॉइस क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या एडवर्ब लिखोगे? आपने कहा नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे वाइज चूज लिख रहा है, यहाँ हम चुनने की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। चूज करो, सेलेक्ट करो, चुनाव की बात नहीं हो रही है, सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं होगा बाबा, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है? तीसरा कुछ लोग वाइजली बोल रहे हैं, ऑब्वियसली वाइजली कहाँ से हो जाएगा, ठीक है? अगला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कलर्स एड अ विवेसियस एंड फेयरी लाइक इफेक्ट टू माई ड्रेस। अगर भैया विवेसियस की बात करें तो जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा। विवेसियस का मतलब क्या होता है? बहुत बार बताया है मैंने आपको। विवेसियस मतलब क्या होता है? आपने कहा सर लाइवली होता है, जिसको मैंने आपको क्या बताया था? आपने कहा सर स्प्राइटली बताया था। स्प्राइटली नहीं आएगा तो एग्जाम में क्या आ सकता है? आपने कहा सर स्पिरिटेड आ सकता है। अब लड़का कहेगा अगर बिल्कुल आसान वर्ड में बताना हो तो क्या बताएंगे? मैंने कहा जो इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमेट बोलते हैं, एनिमेट, एनिमेटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमेटेड, यानी बहुत ज़्यादा सक्रिय। तो लाइवली हो गया, स्पिरिटेड हो गया, एक्टिव हो गया, स्प्राइटली हो गया। इसको ध्यान रखिएगा, जो बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। आप कहोगे सर ग्लूमी मतलब क्या होता है? ग्लूमी मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, अभी इसी सेशन के अंदर मैंने लिखवाया था, जिसका मतलब अनहैप्पीनेस होता है, ठीक है? उदासी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्न बोलते हैं या सौरव बोलते हैं। तो जब ये लेक्चर आप शुरू से देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर इम्पैसिव वर्ड लिखा हुआ है, इम्पैसिव का मतलब होता है नॉट शोइंग इमोशन। बच्चे एक ऐसा इंसान जो इमोशन लेस हो, ठीक है? तो नॉट शोइंग इमोशन लिख लीजिए। या आप सोच रहे हो सर इतना लंबा चौड़ा हम नहीं लिखना चाहते हैं तो हमें एक वर्ड में बताइए, इमोशन लेस लिख लीजिए, ठीक है? जिसके अंदर किसी तरह का कोई इमोशन नहीं होता, नहीं दिखाता है। आप कहोगे सर रिप्रेस मतलब क्या होता है? ये भी बता दो। देखो बच्चे रिप्रेस का मतलब होता है रिस्ट्रेन, कंट्रोल या सप्रेस हम बोलते हैं, ठीक है? आप सप्रेस बोल लो, आप रिस्ट्रेन बोल लो, ठीक है? या आप यहाँ क्या बोल सकते हो? कंट्रोल बोल सकते हो। कंट्रोल यानी किसी चीज़ को क्या करना? कंट्रोल करना, नियंत्रण में करना, ठीक है? ये चीज़ होती है रिस्ट्रेन या सप्रेस। अब आप कहोगे सर स्पार्की मतलब क्या होता है? स्पार्की मतलब बच्चे लाइवली होता है, यानी सक्रिय होता है। हमसे क्या पूछ रहा है? सिनोनिम पूछ रहा है, तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? तीसरा, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? अगला अब आते हैं क्लॉज टेस्ट में। क्लॉज टेस्ट में हमें ये कोशिश करनी है कि हम 5 में 5 बनाएं, अगर इतना नहीं तो कम से कम 4 तो बना ही बनाएं, और ये आराम से बन जाएगा। बस आपको एक काम करना होता है, जो मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि आप देखिए जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात है ना, आपने सिर्फ एक बार पढ़ना है। एक बार आप सिर्फ पढ़िए, पढ़ के क्या समझना है? कॉन्टेक्स्ट, थीम, इसका टोन, मतलब
कि ये सकारात्मक, पहले तो किस बारे में बात हो रही है ये समझ गए, दूसरी चीज की बात सकारात्मक हो रही है या नकारात्मक हो रही है ये समझ गए, तीसरी ये जो लिखा गया है टेंस किस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, ठीक है, ये भी समझ लेनी है कि कहाँ की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, वर्तमान समय की बात हो रही है या भविष्य में किसी संभावना पे हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये चीजें अगर हम सीख जाएं तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब एक बार करके देखते हैं बच्चे, लिखा है इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में लो रेनफॉल यानी कम बारिश की बात हो रही है, कम वर्षा की बात हो रही है, एंड इंक्रीज्ड ऑन बोरवेल, बोरवेल को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे समरसीबल लगा होता है, हैंडपंप होता है, आपने देखा होगा कुएं में पाइप डाल देते हैं और वहां से पानी जो निकालते हैं उसको हम बोरवेल बोल सकते हैं। ऑन बोरवेल्स हैव लेड टू सॉइल एरिडिटी तो ये जो सारी चीजें हैं ना कि जो वर्षा की मात्रा है वो कम हो चुकी है और जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे ये जो बोरवेल है वो चीजें बढ़ रही हैं, तो हैव लेड टू सॉइल एरिडिटी। तो एरिडिटी मतलब क्या होता है बच्चे, एरिडिटी मतलब होता है आप कह सकते हो कि एक्सट्रीमली ड्राई। तो अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर बारिश नहीं होगा तो जो सूखा है वो बढ़ेगा, एरिडिटी मतलब एक्सट्रीमली ड्राई, ठीक है। कह रहा है कि वाइल स्नो एंड मोर रेनफॉल, अगर कह रहा है कि स्नो यानी जो बर्फबारी है वो कम हो और ज्यादा से ज्यादा आपका रेनफॉल हो, हैज द डेजर्टिफिकेशन क्राइसिस इन हिमाचल प्रदेश, यानी ये जो कम स्नो और ज्यादा रेनफॉल ये हिमाचल प्रदेश में डेजर्टिफिकेशन मतलब क्राइसिस का क्या हो रहा है, एक कारण बन रहा है, ठीक है। कह रहा ऑन द अदर इन राजस्थान, कह रहा दूसरी तरफ अगर राजस्थान में देखा जाए तो ट्यूबवेल इरिगेशन मतलब सिंचाई एंड शेल्टर बेल्ट्स हैव टू एन इंक्रीज इन द ग्रीन कवर, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इस पे थोड़ा सा, अगर मैं ये कभी नहीं कहता कि आप ये पूरी बात समझ जाओ, अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्टेक्स्ट समझ गए होंगे कि अगर मैं यहाँ पे रेनफॉल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या कम वर्षा की बात कर, उससे होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं अगर उनकी बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर आइडिया लग गया तो हम एक चीज़ तो तुरंत कर सकते हैं। जैसे एलिमिनेशन कैसे होता है, आप कहोगे सर यहाँ एडिक्शन मतलब लत होता है, बिना पढ़े लड़का बता देगा कि ये तो नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने एडिक्शन या लत की कोई बात करी ही नहीं है। बच्चा देखेगा कि सर इन आंध्र प्रदेश लो रेनफॉल एंड इंक्रीज्ड। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके यहाँ लो रेनफॉल होगा, ठीक है, बारिश नहीं होगी, जैसे आपके तालाब सूख गए, नदियाँ सूख गई सपोज, तो आप किस पे आ जाएंगे, बोरवेल पे, ठीक है। सपोज करिए किस पे आपकी निर्भरता हो जाएगी, इन पे निर्भरता हो जाएगी, तो इंक्रीज्ड डिपेंडेंस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज्ड सपोर्ट या ग्रोथ की तो हमने बात ही नहीं करी है। आगे बात समझिए, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा आप सभी लोग, हैव लेड टू सॉइल एरिडिटी वाइल, यहां पे लिखा हुआ है फ्यू लीस्ट लेस या फीवर। अब बच्चे एक चीज सोचो, यहाँ पे जैसे हमने देखा स्नो की बात हो रही है, स्नो क्या होता है, आपने कहा सर अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है, पहले तो हमने फ्यू को तुरंत काट दिया, क्योंकि फ्यू जो होते हैं ये किसके लिए लगते हैं, आपने कहा सर काउंटेबल नाउन के लिए लगते हैं, तो इनको भी हमने काट दिया। अब आप कहोगे सर लीस्ट क्या है, भाई लीस्ट मतलब बहुत कम, ये हमारी क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो लेस। तो वाइल लेस स्नो एंड मोर रेनफॉल, लेस मोर, क्योंकि बच्चे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे मोर है, ये कौन सी डिग्री है, आपने कहा सर कंपैरेटिव डिग्री है, तो एंड से जुड़ा है तो ये भी कौन सी डिग्री होना चाहिए, आपने कहा सर कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। तो भैया अगर लिस्ट की बात करूंगा तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, और लेस क्या होता है बच्चे, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है। इसको ध्यान रखना, ये जो आपका लिटिल होता है, लिटिल ये आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है, ये जो लेस होती है ये कंपैरेटिव डिग्री होती है, ये जो लिस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए तो हमने क्या लिख दिया, आपने कहा सर लेस लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हो गया। अगला देखिएगा, हैज, अब लिखा हुआ है कि एंड मोर रेनफॉल हैज। अब अच्छा एक चीज सोच के देखिए, हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, आपने कहा सर थर्ड फॉर्म चाहिए, तो डीप को क्या करा, एलिमिनेट, हटा दिया, डीपर को क्या करिया, हटा दिया, डीपेन को क्या करिए बच्चे, देखो डीपेन जो है ना ये भी हट जाएगा, ठीक है। डीपेन, ये डीपेन नहीं होगा क्योंकि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, डिपेंड, तो इसको हमने इस तरीके से कर लिया। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, यहां तक क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? और अगर आपको पता ना हो तो इसको लिख लीजिएगा, डिपेंड आपकी वर्ब की पहली फॉर्म होती है। ये देखने में जैसे आप थ्रेटन बोलते हो, थ्रेटन ईएन आ गया तो लड़कों को लगता है ये हमारी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है भाई, थ्रेटन, थ्रेटेंड हो जाता है, ठीक है। डिपेंड का डिपेंड हो जाता है, तो ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वो पहली फॉर्म है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, अगला क्या कहता है अपने पास, कौन सा नंबर है, 24। तो यहाँ पे बच्चे
डिजर्टिफिकेशन क्राइसिस इन हिमाचल प्रदेश। ऑन द अदर हैंड होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बोला ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ या दूसरी ओर अगर हम देखें राजस्थान में, तो ऑन द अदर केस नहीं, ऑन द अदर साइड्स नहीं, अदर हाफ नहीं। तो बच्चे ये पूरी फ्रेज रखिएगा, ऑन द अदर हैंड होता है। तो ऑन द अदर हैंड इन राजस्थान कैनल्स, ट्यूब, वेल इरिगेशन एंड शेल्टर बेल्ट्स हैव। अब देखिए यहाँ पे अगर हैव दिया है तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो लीड्स हटा दीजिए, लीडिंग हटा दीजिए, लीड हटा दीजिए, लेड इज द करेक्ट आंसर, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन किया करिए तो उस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका इंस्ट्रक्शन दिया होता है, इंस्ट्रक्शन को बहुत ही अटेंटिवली पढ़ा करिए। ठीक है, यहाँ सिनोनिम पूछ रहे बच्चे, अगर मैं बल्कि की बात करूँ तो बल्कि का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक तरीके से थिक हो। ठीक है, आप यहाँ पे थिक भी लिख सकते हैं, थिक मतलब मोटा होता है। इसके अलावा आप ये वर्ड लिखिए, इमेंस लिख सकते हैं। इमेंस जैसे ही आप लिखोगे तुरंत आपको ध्यान में आया होगा कि सर इमेंस से मिलता जुलता एक वर्ड आपने लिखवाया था मैसिव, मैसिव से मिलता जुलता एक वर्ड लिखवाया था आपने कॉलोसल, और ये याद आया होगा तो ये भी याद आ गया होगा सर जाइंट होता है। जाइंट नहीं आएगा तो क्या होता है, आपने कहा सर जाइगेंटिक होता है। जाइगेंटिक नहीं आएगा तो आपने बोला सर ह्यूज आएगा, और जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, विशाल। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर अगर कभी भी बल्कि वर्ड देता है तो बल्कि मतलब जो बहुत विशाल होता है। और इसका अगर सिनोनिम कभी आपसे पूछता है तो सिनोनिम में इमेंस, मैसिव, कॉलोसल, जाइंट, जाइगेंटिक, थिक और ह्यूज, ये शब्दों को रट लीजिएगा। ये एसएससी के फेवरेट वर्ड्स हैं, बार बार फ्रिक्वेंटली यही पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। इन सब का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। आप कहोगे सर एयरी तो होगा नहीं, ठीक है, सॉफ्ट होगा नहीं। बच्चे स्कैंटी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्कैंटी का मतलब क्या होता है, आपने कहा सर स्पार्स होता है। मैं कहूँगा स्पार्स मतलब आपने कहा स्कैंट होता है। मैंने कहा स्कैंट मतलब आपने कहा पोल्ट्री होता है। मैंने कहा पोल्ट्री मतलब तो आपने कहा पॉजिटिव होता है। मैंने कहा पॉजिटिव मतलब तो आपने कहा सर मीगर होता है, मीगर। मैंने कहा भाई मीगर मतलब क्या होता है, तो आपने कहा सर डेफिशिएंट होता है। मैंने कहा डेफिशिएंट मतलब क्या होता है, तो आपने कहा इनसफिशिएंट होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है। कभी भी अगर स्कैंटी वर्ड आ जाए, कभी भी स्कैंटी वर्ड आ जाए, आपसे पूछे स्कैंटी का हमें सिनोनिम बता दीजिए, यानी इसका सिमिलर वर्ड, या तो इनसफिशिएंट दे देगा, या तो डेफिशिएंट दे देगा, या तो मीगर, या तो पॉजिटिव, या तो पोल्ट्री, या तो स्पार्स, या तो बच्चे क्या देगा आपके एग्जामिनेशन के अंदर, स्कैंट वर्ड देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपर्याप्त। जब चीज़ें अपर्याप्त होती हैं, जिसको हम लोग कमी भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में हम अभाव भी बोल सकते हैं, तो जो बच्चे हिंदी में अंडरस्टैंड करना चाहें वो भी साथ में लिख सकते हैं, लेकिन ये सिमिलर वर्ड लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, यानी मैसिव। मैसिव आपका आंसर होगा, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट भाई क्या है यहाँ पे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है अंडरलाइन वर्ड्स। कभी कभी एक सिंगल वर्ड को अंडरलाइन करेगा, कभी कभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अंडरलाइन करेगा। एरर आपका इसी वाले पार्ट में होता है। अगर आपको लगता है कि कोई एरर है तो एक सही ऑप्शन यहाँ पे आप चूज़ कर लेना है। क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये जो हार्डली आपका होता है, हार्डली अपने साथ क्या लेता है, आपने कहा सर हार्डली अपने साथ वेन लेता है। और साथ में याद रखिएगा आप लोग, कभी भी अगर मान लीजिए हार्डली ना आकर के स्कासली दे देता है तो स्कासली भी अपने साथ क्या लेता है, वेन लेता है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है एसएससी का, नो सूनर। नो सूनर अपने साथ क्या लेता है, देन लेता है। तो ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं इनको आपको याद रखना है कि नो सूनर के साथ देन, स्कासली या हार्डली के साथ वेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ऐसे देगा, हार्डली हैड अ मोमेंट पास्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा ना, यहाँ जैसे दैट दे दे, या मान लीजिए बच्चे यहाँ पे देन दे दे, ये गलती करता है। अच्छा, दूसरा गलती किस तरीके से करता है अभी वो भी मैं बताता हूँ, आगे लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा हार्डली हैड अ मोमेंट पास, यहाँ देन लिख देगा, या तो यहाँ पे दैट लिख देगा। द डोर, अब गौर से मेरी बात को सुनिएगा, द डोर क्रिक्ड ओपन।
ठीक है, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। यहाँ पे आप व्हेन लिख लीजिएगा या बिफोर लिख लीजिएगा, ठीक है, दोनों चीज़ें आती हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। हार्डली के साथ व्हेन भी आ सकता है, हार्डली के साथ बिफोर भी आ सकता है। तो बच्चे पहली गलती क्या करेगा कि ये जो अ मूवमेंट पास्ट है ना और हैड है, तो क्या करेगा, हैड को अगर मान लीजिए कभी इसके बाद लिख दे तो भी ये गलती हो जाती है। तो हमेशा देखना कि हार्डली के साथ क्या आएगा, हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका अ मोमेंट यानी सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है, दैट नहीं होगा और देन, ये सब कभी आएगा तो गलत होगा। यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, व्हेन, या आपने कहा बिफोर द डोर क्रिक्ड ओपन। आगे बात समझ में आप सभी बच्चों को। तो हमेशा दो बातें ध्यान रखनी है कि एक तो इनका पेयर ध्यान रखना है, और ये वाली जो बात मैंने बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है। हैड के बाद ही आपको सब्जेक्ट लिखना है। कभी भी अगर हैड यहाँ आ जाए सब्जेक्ट के बाद या कभी इधर आ जाए, सब कुछ गलत हो जाएगा। हमेशा बच्चे यहीं रखना। तो देखो हार्डली के साथ डिड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी नहीं, काट दिया। हार्डली के साथ हैड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी नहीं, काट दिया। हार्डली हैड डिसअपीयर्ड, यहाँ पे देखो व्हेन लिखा हो, व्हेन हर मदर, यानी फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, चौथा। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। लिखा है माई फ्रेंड इज नॉट फॉर दिस कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट। कह रहा है कि जो मेरा दोस्त है, ये कह रहा है जो कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जो इंट्रिकेट होता है, जो जटिल होता है, जो मुश्किल होता है, मतलब जो डिफ़िकल्ट होता है, उसको करने के लिए क्या नहीं है। आपने कहा सर यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे पहले वर्ड से मैं आपकी शुरुआत करूँगा। इंटाइटल मतलब होता है गिव अ लीगल राइट, गिव अ लीगल राइट, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी को लीगल राइट देना, यानी किसी को एक तरीके से अधिकार देना, वैध रूप से किसी को अधिकार देना, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं, किसी को जब हम स्वीकृति देते हैं, अप्रूव करते हैं, जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए सैंक्शन करते हैं, जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए ऑथराइज करते हैं कि भैया आपके पास लीगल राइट है, ठीक है, आपके पास कानूनी तौर पे अधिकार है किसी चीज़ को करने के लिए, उसे इंटाइटल। सुटेबल मतलब होता है अप्रोप्रिएट। जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, मैंने कहा ये वाला बंदा बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है या अप्रोप्रिएट है इस काम के लिए, ठीक है, तो उसे हम सुटेबल बोलेंगे। आप कहोगे अगर हम कंफर्टेबल की बात करते हैं, देखिए कंफर्टेबल का मतलब होता है जहाँ पे आप फिजिकली और मेंटली, यानी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, उसको हम कंफर्टेबल बोलते हैं। जिसको आपको पता है हम ईज भी बोल सकते हैं और हम इसको सपोर्ट भी बोल सकते हैं इसके सिनोनिम के तौर पे। वर्दी वो इंसान होता है जो नोटेबल हो, ठीक है, जो इंसान नोटेबल होता है मतलब एक तरीके से जो इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम भाई डिसेंट भी बोल सकते हैं, जिसको हम ऑनेस्ट बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा कभी भी आप लोग अगर वर्दी है तो वर्दी अगर किसी इंसान के लिए बोल रहे हैं तो उसको हम ऑनेस्ट, डिसेंट, इम्पॉर्टेंट और नोटेबल बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये इंसान कैसा है, बहुत ही शालीन है, बहुत ही ईमानदार है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँगा तो कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट के लिए कह रहा है कि मेरा दोस्त सुटेबल नहीं है, ठीक है, तो यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, बट इफ़ यू हैव टू स्पेयर बिफोर यू डू कैच द बस बी श्योर टू पॉप इन। जरा सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि बट इफ़ यू टू स्पेयर बिफोर यू डू कैच द बस। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हो, मैंने आपसे कहा कि यार बस को आने में अभी टाइम है या ट्रेन को आने में अभी टाइम है, तो अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा समय हो तो चलो कुछ खा के आते हैं या घूम के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखिए नैप की बात हो रही है। नैप का मतलब क्या होता है, आपने कहा सर नैप का मतलब होता है झपकी लेना, ठीक है, जब हम थोड़ी देर के लिए दोपहर में सो जाते हैं, झपकी ले लेते हैं, नैप होता है। राइड मतलब आपको पता है, राइड यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। इफ़ यू हैव अ राइट टू स्पेयर, इफ़ यू हैव अ मीटिंग, मीटिंग मतलब होता है गैदरिंग, तो आप कहोगे सर इफ़ यू हैव अ मोमेंट टू स्पेयर, अगर आपके पास बिताने के लिए थोड़ा समय हो, ठीक है, यानी मोमेंट की बात हो रहा है। बिफोर यू डू कैच द बस बी श्योर टू पॉप इन, यानी सेकेंड वन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोगों ने अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी क्लास की स्पेशली नोटिफिकेशन नहीं जाती है। आपको कभी भी मेरे क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा बच्चे, अगर आप ध्यान से देखें। जैसे देखो नोटिफिकेशन मुझे कभी नहीं आता, आपको भी नहीं आता होगा, तो इसको प्लीज़ आप लोग शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करें। मेरी यही गुजारिश है आप सभी लोगों से, मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचा करें। अगर एक एक करके भी आप शेयर करोगे ना तो बहुत बच्चों तक ये पहुँच जाएगा, बहुत सर्कुलेट हो जाएगा। चलिए आते हैं, माइकल नॉडेड
देखो जी, नॉडेड का मतलब क्या होता है? नॉड का मतलब होता है बो, जैसे सर झुकाना, जैसे आपने, मैंने कहा जी, आपने जापानीज में देखा होगा, ठीक है, वो ऐसा करते हैं ना, ऐसे करते हैं बो, किसी चीज को लेकर के एसेंट देना, मंजूरी देना, तो ये नॉडेड मतलब होता है बो, ठीक है। माइकल नॉडेड एंड बिगन राइटिंग एट हिज पैड। देखो बच्चे, ये जो बिगिन होता है, बिगिन वर्ब की पहली फॉर्म होती है, बिगिन क्या होती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, बिगन क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये पहला, ये दूसरा, और ये कौन सा फॉर्म? आपने कहा ये हुआ आपका तीसरा फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, ये एंड है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म ना बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं है। बिना हेल्पिंग वर्ब के लगा ही नहीं सकते हो आप वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये तो वैसे भी आपका गलत है। यहाँ देखिए बिगन लिखा हुआ है जो कि अपने आप में गलत है, यहाँ बिगिन लिखा है अपने आप में गलत है, पास्ट है तो ये भी पास्ट में होगा, आपका एक ही चीज़ सही होगा, बिगन राइटिंग ऑन, यहाँ पे ऑन लग जाएगा। क्योंकि बच्चे अगर आप पैड पे लिख रहे हो, देखो मैं इस पे लिख रहा हूँ ना ऑन द बोर्ड, क्योंकि देखिए सरफेस पे आके ये टच कर रहा है तो एट नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। आ गई बात समझ में आप सभी लोगों को? चलिए जी नेक्स्ट पे। कुछ बच्चे कह रहे हैं फ़ैन ऑन कर लीजिए, मैंने पहले भी बताया था फ़ैन ऑन कर लूँगा। तो ये माइक है ना, ये कैच बहुत तेज़ी से करता है, फ़ैन सामने लगा हुआ है, आवाज़ इसमें आएगी, आप लोगों को पढ़ने में डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। पढ़ना आपका इंपॉर्टेंट है, हवा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे भी हम किसान के बेटे हैं, खेतों में बहुत काम किया है, इतने पसीना, गर्मी, जून की गर्मी में दवाई की है, गेहूँ की कटाई की है, तो बच्चे अपन बर्दाश्त कर लेते हैं, इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। जस्ट ट्राई। अब ये नहीं बोलना है मुझे यहाँ पे आकर के फर्जी का भौकाल बनाना, अपने पास ये है वो है दुनिया है, हमने तो कभी ज़मीन पे पैर ही नहीं रखे, हम तो कभी खेतों में गए नहीं, हमने सब किया है। और मैं इसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कुछ खुद को, कि भगवान ने हमें इन सारी चीज़ों के लिए मौका दिया। हम लोगों ने इतना स्ट्रगल करके, इतनी मेहनत करके अपने मतलब ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। और यही सलाह मैं आप सभी लोगों को दूंगा कि जो भी आपने ज़िंदगी जी है हमेशा उसको याद रखिएगा, अपने रूट से जुड़े रहिएगा पूरी ज़िंदगी भर, बहुत आगे जाएंगे। जस्ट ट्राई एंड रिकॉल द पुअर पीपल, कह रहा है कि कोशिश करिए और याद करिए गरीब लोगों को। यू शॉ ऑन द स्ट्रीट्स, आपने देखा था जो गलियों में, ऑन लोकल ट्रेन्स, और लोकल ट्रेन्स में, एंड इन स्लम्स, स्लम्स यानी जो बस्ती वगैरह होती है, आर वे बैक। अच्छा, अब एक एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी के सभी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिखा जस्ट ट्राई एंड रिकॉल द पुअर पीपल यू शॉ ऑन द स्ट्रीट्स, यहाँ पे बच्चे हैव के बाद सींग लिखा हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हैज़ और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आपने कहा सर तीसरी फॉर्म आती है, तो आपने कहा सर ये वाला तो गलत हुआ। अच्छा, सीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बिना मतलब का हेल्पिंग वर्ब कहाँ है इसका? ये भी गलत हो गया। हैव बीन के बाद सीन आएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि हैव पैसिव वॉइस है ही नहीं है ये, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। क्योंकि बच्चे हैज़ बिन या हैव बिन के बाद जब हम वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखते हैं तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। ये तो कह रहा तुमने देखा था गलियों में, एक्टिव वॉइस की बात कर रहा है, ये भी गलत हो गया। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी छठे वाले में किसी तरह की कोई गलती ही नहीं है। अगला देखिएगा आप सभी लोग, नेक्स्ट क्या है? एन अनआइडेंटिफाइड मैन ऑन एन बाइक ड्रॉप्ड फॉर द बॉक्स आउटसाइड द बिल्डिंग। एक एग्जाम्पल लिखूंगा, सारी बात आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा आई विल ड्रॉप यू ऑफ, आई विल ड्रॉप यू ऑफ, ठीक है, गौर से सुनिएगा, आई विल ड्रॉप यू ऑफ लिख दिया बच्चे, ऑन माई वे होम, ठीक है। अब मुझे लग रहा है दो बार अगर आपने ऑन माई वे होम, दो बार अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपको हर बात क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको देखिए क्या लिखा जी, आई विल ड्रॉप, ड्रॉप के साथ मैंने क्या लिखा? ऑफ। तो ड्रॉप ऑफ का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति को किसी स्थान से उठा के कहीं पे छोड़ देना। जैसे मान लीजिए वो यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, इसको आपने यहाँ से उठाया और यहाँ ला करके मान लीजिए उसके घर पे छोड़ दिया, किसी को ड्रॉप कर दिया, उसको हम ड्रॉप ऑफ बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि एन अनआइडेंटिफाइड मैन ऑन एन बाइक ड्रॉप्ड फॉर लिखा था, तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा? अब बाइक ड्रॉपिंग फॉर गलत है, अब बाइक ड्रॉप ऑफ गलत है, यहाँ पे अब बाइक ड्रॉप्ड ऑफ हो जाएगा, ड्रॉप ऑफ। डन। नेक्स्ट देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मैस्टेरो। देखो मैस्टेरो मतलब क्या होता है? जो इंसान एक्सपर्ट हो, जो इंसान क्या हो, किसी चीज़ में अडेप्ट हो। आप कहोगे अडेप्ट मतलब मेरे भाई जो इंसान प्रोफिशिएंट हो। आप कहोगे प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो इंसान एक तरीके से किसी चीज़ में कुशल हो, कुशल, या जिसको हम बोलते हैं निपुण,
या जिसको हम बोलते हैं दक्ष होता है, कुशल होता है, निपुण होता है या दक्ष होता है, हम उसी को बोलते हैं, ठीक है। जीनियस जिसको बोलते हैं, आए दिन देखिए लोग बोलते हैं ना यार ये बंदा जीनियस है। आजकल तो लोग टीचर को विजार्ड बोलते हैं, ये इंग्लिश के विजार्ड हैं, ये मैथ्स के विजार्ड हैं। तो विजार्ड, एक्सपर्ट, अडेप्ट, जब आप किसी चीज़ में क्या होते हो, डेफ्ट होते हो ना, डेफ्ट, डेक्सटेरुअस जिसको बोला जाता है बच्चे, डेक्सटेरुअस, ठीक है। तो डेक्सटेरुअस हो, एक्सपर्ट हो, अडेप्ट हो, प्रोफिशिएंट हो, विजार्ड हो, जीनियस हो, डेफ्ट हो, DEFT मतलब कुशल होता है। आप कहोगे क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। अभी तक समझ में आ गया कि सर ये होगा। अच्छा जी, नोविस मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर नोविस मतलब नेव होता है। मैं कहूँगा नेव मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर नियोफाइट होता है। मैं कहूँगा नियोफाइट मतलब क्या होता है? आप कहोगे लर्नर होता है। मैं कहूँगा लर्नर मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर जो बिगिनर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? बिगिनर होते हैं। मैं कहूँगा बिगिनर मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर जो न्यू कमर होता है, न्यू कमर, ठीक है, मतलब जिसको हम अनाड़ी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नौसिखिया बोलते हैं, जिसे हम बच्चे क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबेशनर बोलते हैं, प्रोबेशनर। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, जब हम बात करते हैं प्रोबेशनर, अप्रेंटिस, न्यू कमर, बिगिनर, लर्नर, नियोफाइट, नेव, ये जो चीज़ें हमारी होती है इसको अनाड़ी बोलते हैं। जो अनाड़ी होता है, जो नौसिखिया होता है। आप कहोगे सर स्लेंडर मतलब क्या होता है? अभी बताया था स्लेंडर मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था जी मीगर। आप कहोगे मीगर मतलब क्या होता है? मैंने बताया था पॉजिटिव। मैंने कहा था और क्या मतलब इसका होता है? मैंने कहा था कमी, जिसको आपने क्या लिखा था? स्कैंट लिखा था, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, इसका मतलब कमी होता है। अच्छा जी, सेनाइल, SENIL, इसका मतलब क्या होता है? इसको भी लिख लीजिए बच्चे, पुअर मेंटल एबिलिटी, पुअर मेंटल एबिलिटी। गौर से सुनना मेरी बात को जी। जब इंसान ओल्ड हो जाता है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, बूढ़ा होने के बाद उसका याददाश्त जो है कमज़ोर हो जाती है। पुअर मेंटल एबिलिटी, उसको कुछ याद नहीं रहता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेनाइल। तो आपने देखा कि हर चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, बता दी, और इसका आंसर भी आप सभी बच्चों को मिल गया, ठीक है जी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्या कहता है आपसे? ये क्वेश्चन है आपके ग्रामेटिकल एरर का। कह रहा माई मदर एक्सक्लेम्ड एट हाउ फास्ट द डेज हैड पास। कोई दिक्कत नहीं है जी, यहाँ पे आप देखेंगे, देखते ही आपको लग जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हैड है, तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पास लिख दीजिएगा। मैंने तुरंत आंसर बता दिया, अगर मैं नहीं भी बताता तो आपको पहले से ही पता था ये, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट लिखा है टू रेज अ डस्ट। टू रेज अ डस्ट का क्या आपसे पूछ रहा है? ईडियम। इतना देखिए मैंने आपको समय दे दिया। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप टाइम नहीं देते हो, हम लोगों को भी करने के लिए टाइम दिया करिए। तो देखिए जब मैं क्या करता हूँ ना, कि मैं तुरंत आंसर आपको नहीं बताता, मैं चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूँ, तब तक आप अपना आंसर लिख लिया करो। जैसे इसमें देखिए मैंने आपको बातों ही बातों में टाइम दे दिया, तो इसका आप आंसर लिख चुके होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बच्चे डिसरप्शन होता है आपका, जैसे आपका कन्फ्यूज़न होता है किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, तो डिसरप्शन है, कन्फ्यूज़न है, आप टर्मोइल बोल लीजिए, आप यहाँ पे ट्यूमल्ट बोल लीजिए, ठीक है। देखिए आपको सिनोनिम भी मिल गया। अगर कभी भी मान लीजिए डिसरप्शन का सिनोनिम पूछे, अगर आपको कन्फ्यूज़न का सिनोनिम पूछे, टर्मोइल का सिनोनिम पूछे, ट्यूमल्ट का सिनोनिम पूछे, तो मतलब कन्फ्यूज़न होता है, पजल होता है। आप कहोगे सर यहाँ टू मीट वंस डिफीट था, टू बी सेटिस्फाइड विथ वाट यू हैव अचीव्ड, जो कुछ भी आपने प्राप्त किया उसको लेकर के संतुष्ट होना नहीं। टू बी सेक्रेटली और इनवर्डली अम्यूज नहीं। डिसरप्शन और कन्फ्यूज़न, देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ वन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आया आप लोगों के सामने, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन एलिमिनेट ही कर दो आप, जरा एलिमिनेट कैसे करोगे? आपने देखा सर यहाँ पे डिड है, डिड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आया है ख़त्म। डिड के बाद क्या आया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, पहली फॉर्म ख़त्म। नो सूनर हैड सी टेकन, ये बिल्कुल अपने आप में सही है, ठीक है। नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन, जैसे मैंने लिखा नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन। अब देखो बच्चे एरर कैसे देता है ना आपके एग्जाम में, एरर भी बताता हूँ। यहाँ कभी कभी देन लिख दे, या देन न लिख के यहाँ क्या लिख दे, यहाँ पे वेन लिख दे, ठीक है, ऐसे कर दे। और कभी कभी ऐसे करेगा, यहाँ पे आई लिखेगा, नो सूनर के बाद आई लिखेगा, फिर हैड लिख देगा, ठीक है। दो गलतियाँ हमेशा ऐसे देता है। अच्छा आगे सेंटेंस पूरा कर दिया जाए, द ट्रेन कम,
द ट्रेन केम लिखिएगा, केम लिखिएगा। अब बच्चा कहेगा सर इसमें दो गलतियां हैं। पहली गलती, जब भी कोई सेंटेंस हमारा नो सूनर से चालू होगा तो हेल्पिंग वर्ब लिखो फिर सब्जेक्ट लिखो। तो आप एक काम कर दीजिए, इसको काट दीजिए, पहले हैड लिख दीजिए उसके बाद आई लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करिए, नो सूनर अपने साथ क्या लेता है, ना तो व्हेन लेता है ना तो देन लेता है, ये लेता है देन। अब ये आपका पूरा सही हो गया। अब लड़का कहेगा सर देखो ये वाला नो सूनर था जी, अपने साथ क्या लिया देन, यहाँ पे हैड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सर पहला फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, कह रहा है कि एक दिन वन डे द क्वीन वाज पेंटिंग, क्वीन क्या कर रही थी, पेंटिंग कर रही थी। व्हेन अ मैसेंजर, ठीक है, संदेश वाहक मैसेंजर होता है, एंटर्ड, एंटर किया, टू कन्वे द किंग्स अराइवल, ये बताने के लिए कि राजा जी पधार रहे हैं, ठीक है, राजा जी आ रहे हैं, इसको लेकर के वो एक संदेश लेकर के आया। तो बच्चे यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है इंजॉयबली, रिलेटिवली और कंपेरेबली। कंपेरेबली मतलब हो गया कंपैरिजन से संबंधित, रिलेटिवली भी हो गया इन कंपैरिजन, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को रिलेट करते हैं तो एक तरीके से तुलना करते हैं, दोनों आसान वर्ड है। इंजॉय मतलब सबको पता है, ब्रीथलेसली हो जाएगा। ब्रीथलेसली क्यों हो जाएगा, जब इंसान एक्साइटमेंट में, ठीक है, जब होता नहीं है, या गुस्से में जब होता है तो ब्रीथलेसली वो दौड़ के भागते भागते आया होगा, हाँ, राजा जी आ रहे हैं, रानी जी राजा जी आ रहे हैं, पधार रहे हैं, ठीक है। तो वो ऐसे बोलते नहीं है, तो हो जाएगा एंटर्ड ब्रीथलेसली टू कन्वे द किंग्स अराइवल। तो ये हो जाएगा आपका ब्रीथलेसली। आ गई बात समझ में। ग्रेट एक्साइटमेंट एंड सस्पेंस, जब इंसान सस्पेंस में हो, ग्रेट एक्साइटमेंट में हो, तब ब्रीथलेस हो जाता है, ठीक है। सांसें चढ़ जाती हैं। अच्छा यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, गौर से देखिएगा। ये क्या लिखा है आपने, आपने कहा सर ऑफ क्या होता है, आपने कहा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो उस प्रेपोजिशन का क्या होगा, आपने कहा सर ऑब्जेक्ट होगा। अब एक बात बताइए सर, यहाँ पे ये जो हंड्रेड्स लिखा हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स, खैर ये पूरा रेफर सब्जेक्ट को कर रहा है, प्लूरल, ठीक है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो यहाँ पे वर्क जो होगा आपका कैसा वर्ब, आपने कहा सर प्लूरल वर्ब। तो हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स मतलब सैकड़ों जो माइग्रेंट्स थे। माइग्रेंट क्या होते हैं जी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिसको हम वांडरर बोलते हैं, नोमैड बोलते हैं, नोमैडिक बोलते हैं, एटिनरेंट बोलते हैं, एक्सर्सनल बोलते हैं, ठीक है, उनको हम माइग्रेंट बोल सकते हैं। तो आपने कहा जी वैगाबॉन्ड और क्या बोलते हैं, वैगरेंट भी बोलते हैं, वैगाबॉन्ड और वैगरेंट। वर्क इन प्राइवेट फर्म्स इन एरोड, कोई गलती नहीं है इसके अंदर, दैट इज़ नो एरर, ठीक है, कोई गलती नहीं है। यहाँ पे कुछ बच्चा वर्क्स कर रहा है, देखो भैया अगर आप वर्क्स कर देंगे, किसी भी वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, ठीक है। आप मुझे बताइए जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, आपने कहा सर प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या रखना पड़ेगा, प्लूरल। और ये भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये जो वर्क होता है, वर्क जो होता है ये आपका बच्चे नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है, ठीक है। ये दोनों तरीके से काम करता है, नाउन के तरीके से भी काम करता है और वर्ब के तरीके से भी काम करता है। अब बच्चा कहेगा हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये नाउन और वर्ब दोनों है, ठीक है। सेंटेंस पढ़िए, जैसे आपने कहा ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, हमने कहा ठीक है। हमने आपसे कहा जी आई हैव मच वर्क टू डू। मैं अगर किसी भी बच्चे से पूछूं मुझे बताइए ज़रा ये कहाँ पे नाउन है और कहाँ पे वर्ब है, लड़का कहेगा ये क्या, हमने कहा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है सर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, पूरी दुनिया को पता है। तो आपने कहा ये सर वर्ब हो गई, ये क्या है, आपने कहा सब्जेक्ट, ये क्या है, आपने कहा सर वर्ब। सबको पता है सर ये मच जो होता है इसको चाहे एडजेक्टिव बोल लें चाहे डिटर्मिनर बोल लें, ये अपने बाद क्या लेता है, आपने कहा सर नाउन लेता है। यहाँ पे वर्क नाउन हो गया, लेकिन बच्चा यहाँ सब्जेक्ट के लिए लग रहा था तो सब्जेक्ट के लिए वर्ब लगेगा ना, ये तो वर्क ही होगा यहाँ पे। आ गई बात समझ में, पहले बताइए सारे बच्चों को क्लियर है, क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट की बात करते हैं। कैन ऑल अस स्लीप इन द सेम रूम मदर। तो यहाँ पे जरा गौर करिएगा आप सभी लोग, अगर हम ये सेंटेंस क्या है, आपने कहा सर क्वेश्चन मार्क देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क। आपने क्वेश्चन मार्क देखा तो आपको पता है क्वेश्चन वर्ड आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे भाई हमने आपसे कहा कि वाई
या ये बोलूं वाई हैव यू डन दिस वर्क। एक बार इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। यहाँ पे आपने देखा सर क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो बच्चे एक बात बताएं हमको, यहाँ पे मे ऑल वी, यहाँ पे कैन बी ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखें यहाँ पे? अच्छा ये तो ये वाला हो गया ना एक स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो होते हैं, एक WH वर्ड वाला और एक SNO वाला। जैसे मैंने आपसे पूछा इज सी गोइंग टू कॉलेज, क्या वह कॉलेज जा रही है? अब देखो जी, पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, है ना। तो यहाँ पे आप देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे देखो ऑल वी लिख दिया है, गलत हो गया। यहाँ अस आ गया, ऑब्जेक्टिव केस गलत हो गया। एक ही हमारा सही आंसर होगा सेकंड। सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला ये तो बच्चे देखते ही कर दोगे, जैसे कुछ चीज़ें शुरू होते ही ख़त्म हो जाती हैं, वो वही है। बस देखिएगा, ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर लगता है, और बहुत ही फेवरेट ये कंसेप्ट रहा है। जैसे देखिए वेदर आएगा ना, तो वेदर के साथ पेयर और लगता है। बोथ आएगा, बोथ के साथ एंड लगता है। कभी भी जैसे नॉट ओनली दे दिया तो नॉट ओनली के साथ क्या लगता है? आपने कहा बट ऑल्सो लगता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या आ जाएगा? ये आ जाता है लीस्ट के साथ क्या लगता है? शुड लगता है, ठीक है। तो इसको आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा नीदर के साथ नॉट लगा दिया, नॉर लगा दीजिए, ये आपका एरर वाला पार्ट क्लियर हो गया। आपने कहा सर तीसरे वाले में एरर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो अपन बताएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे FOR IE नहीं होता, EI होता है। यहाँ पे देखिए बिलीव में IE लिखना पड़ेगा। हाइट में भी आपको क्या करना पड़ेगा? E और I लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपने देखा यहाँ पे सर ये वाला ही करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, फायरी। और इसका मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है बर्निंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बर्निंग, जलता हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लेजिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइट, चमकीला। क्योंकि कोई चीज़ अगर ब्लेज करेगा, कोई चीज़ बर्न करेगा तो क्या होगा? जलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपने कहा सर परसिक्यूशन वर्ड लिखा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पे भी आपको बताना है। चलिए आप लोग अपना अपना आंसर दीजिए, तब तक मैं सारी मीनिंग आपको बता देता हूँ। अगर मैं बच्चे आपसे परसिक्यूशन की बात करूँ, परसिक्यूशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी के साथ मिसट्रीट करना। आपने कहा मिसट्रीट करने का मतलब क्या होता है? मैंने कहा मिसट्रीट करने का मतलब होता है इल ट्रीट करना। इल ट्रीट करने का मतलब क्या होता है? किसी के साथ मिस बिहेव करना, यानी दुर्व्यवहार करना किसी के साथ। तो मिसट्रीट करना, इल ट्रीट करना, मिसबिहेव करना, ठीक है। अब आप कहोगे सर डोमिनियन मतलब क्या होता है? डोमिनियन का मतलब मेरे भाई डोमिनेंस होता है। अगर आप किसी को डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं यार उसका नेचर बड़ा डोमिनेटिंग है, मतलब वो थोड़ा सा, ऐसे लोग डोमिनेटिंग नेचर के कहे जाते हैं जो लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल कि जिसको हम रिस्ट्रेन बोल सकते हैं, जिसको हम कॉन्स्ट्रेन बोल सकते हैं, कॉन्स्ट्रेन। तो अगर मैं बात करूं कॉन्स्ट्रेन, रिस्ट्रेन, कंट्रोल, डोमिनेंस, इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे नो सूनर हार्डली स्कार्सली, क्या बोल रहा था ये? चलो अच्छा, इधर स्ट्रैंगल वर्ड की अगर बच्चे हम लोग बात करते हैं, पूछ रही नो सूनर हार्डली स्कार्सली अपने साथ इन्वर्जन लेता है। अरे पागल, वही तो बता रहे थे कब से, ठीक है। इन्वर्जन बच्चे क्या होता है? जैसे हमने लिखा नेवर विल आई डू दिस वर्क, नेवर विल आई डू दिस वर्क। जब भी कोई सेंटेंस तुम एडवर्ब से शुरू करोगे, ठीक है, तो ध्यान से देखना, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है, फिर सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। इसी को इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन मतलब होता है इनसाइड आउट। इनसाइड आउट का मतलब होता है उल्टा। उल्टा क्या करना है? यूजुअली आप देखते होंगे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, लेकिन जब तुम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख दो, यही इन्वर्जन होता है। वही तो बता के आया हूँ। अरे अजीब हाल है। अभी मान लो जो किसी की शादी हुई, उसकी पत्नी का नाम सुशीला है, मान लीजिए किसी को नहीं पता उसकी पत्नी का नाम सुशीला है, तो क्या उसकी पत्नी नहीं कही जाएगी? बिल्कुल कही जाएगी। मैंने वहाँ पे सिर्फ नाम इन्वर्जन लिया नहीं था, सारा काम हम लोगों ने वही किया था ना। आओ अच्छा, यहाँ पे अगर बच्चे स्ट्रैंगल वर्ड की हम लोग बात करते हैं, तो स्ट्रैंगल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दो चीज़ें होती हैं।
एक इसका मतलब लिखना चोंक। आप कहोगे सर चोंक क्या होता है? थ्रॉटल। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, जैसे किसी का गला दबा दे अगर कोई, तो सफोकेशन होने लगती है ना? तो सफोकेशन जो होती है, सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, एक तो हम चोंक या थ्रॉटल वो बोल सकते हैं। दूसरा बच्चे इसका एक मीनिंग और निकलता है इम्पीड, जिसको हम क्या बोलते हैं? हैम्पर। ठीक है, इम्पीड जिसको हम क्या बोलते हैं पता है? हर्डल बोलते हैं। अच्छा बताइए इम्पीड और हर्डल का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर इसका मतलब होता है रुकावट। क्या मतलब होता है? जिसको बच्चे हम हिंडर बोलते हैं, हिंडरेंस बोलते हैं ना, हिंडर। तो लड़का कहेगा इसका मतलब रुकावट होता है, बाधा होता है। तो भाई देखो दोनों चीज़ें आ सकती हैं, या तो बच्चे इसकी मीनिंग ये वाला दे दे या तो ये वाला दे दे, दोनों में से कोई भी दे दे, कर लेना। ठीक है, आंसर पे आ जाते हैं। आप कहोगे सर आंसर सॉलिटरी हो जाएगा, यहाँ ARY हो जाएगा। सॉलिटरी मतलब क्या होता है? आप कहोगे सॉलिटरी मतलब होता है रेक्लूज। ठीक है, अब आप कहोगे रेक्लूज मतलब क्या होता है? लोनली, यानी जो अकेला रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। 18, यू रियली नीड टू एक्सरसाइज डेली इफ यू वांट टू लिव अ लॉन्ग एंड मार्जिनल लाइफ, श्रिकिंग लाइफ, वेल्दी लाइफ या हेल्दी लाइफ। ये कोई भी कर लेगा। आप लोग जब तक आंसर बताएंगे तब तक हम ये सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। ठीक है, मार्जिनल मतलब होता है जी स्मॉल, टीनी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल, जो अमाउंट में बहुत थोड़ा सा होता है। आप कहोगे सर श्रिकिंग मतलब बता दो, फिर क्या होता है? श्रिक मतलब बच्चे स्क्रीच होता है, स्क्रीम बोल सकते हैं या स्क्रीच बोल सकते हैं, मतलब चिल्लाना। जब इंसान दर्द में होता है, पीड़ा में होता है, मुसीबत में होता है, उस मुसीबत, पीड़ा, दर्द या सफरिंग में जब वो चिल्लाता है, उसी को हम स्ट्रीकिंग बोलते हैं। ठीक है, वेल्दी मतलब सबको पता है भाई, वेल्दी मतलब प्रॉस्पर होता है, जिसको हम लोग एफ्लुएंस बोलते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा धनी होते हैं। और यहाँ पे आंसर हेल्दी हो जाएगा। अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आप क्या रहेंगे? हेल्दी लाइफ आपकी रहेगी। 4th 1 इज द करेक्ट आंसर। बाकी की मीनिंग लिख लेंगे सारे लोग। अगला आता है भाई, दैट लेडी मस्ट हैव एन एक्स टू ग्राइंड, दैट्स वाई शी इज नॉट रिपोर्टिंग योर क्राइम। यहाँ पे बच्चे अंडरलाइन ईडियम ये है, ये एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, ये आपका अंडरलाइन ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है ये सारे बच्चे बताएंगे, देखना जी। देखो एक लड़का नहीं, लड़की कह रही है, बंदर, जो बंदर की आवाज़ होती है ना, उसको भी हम स्क्रीच बोलते हैं। लेकिन स्क्रीच को हम इस रेफरेंस में भी लिख सकते हैं कि जब दर्द में इंसान चिल्लाता है उसको भी हम स्क्रीच बोलते हैं, और स्क्रीम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पे आते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? प्राइवेट रीज़न। ठीक है, टू डू समथिंग मतलब कुछ भी करने के पीछे, मतलब कुछ भी करने के पीछे जब इंसान का अपना प्राइवेट रीज़न होता है फॉर डूइंग समथिंग, उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आपने कहा सर उसी को एक्स टू ग्राइंड बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बच्चे अल्टीरियर लिखा है ना, अल्टीरियर, अल्टीरियर मतलब होता है हिडन। जब आपका किसी चीज़ के पीछे जो मोटिव होता है वो हिडन मोटिव होता है, तो उसी को हम अल्टीरियर मोटिव बोलते हैं। ठीक है, यानी प्राइवेट रीज़न फॉर डूइंग समथिंग या हिडन मोटिव फॉर डूइंग समथिंग। किसी भी कार्य को करने के पीछे जो आपका एक हिडन मोटिव होता है ना, छिपा हुआ, उसी को बोलते हैं। अगला देखिएगा, अनफीन्ड वर्ड लिखा हुआ है जी। अगर मैं अनफीन्ड वर्ड की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंसियर। आपने कहा सिंसियर, या आप कह सकते हैं जेन्युइन, या आप कह सकते हैं जी बोनाफाइड। ठीक है, जो इंसान क्या होता है? जेन्युइन होता है, बोनाफाइड होता है, ऑथेंटिक होता है, मतलब रियल, जो चीज़ ना बिल्कुल जेन्युइन हो, वास्तविक हो, उसे कहते हैं। आप एंटेनिम पूछ रहे हो ना, ये तो सिनोनिम हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया। एक्सप्रेसिव क्या होता है? एक्सप्रेसिव होता है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट यानी जो इंसान बोलने या लिखने में बहुत ज़्यादा दक्ष होता है, निपुण होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एलोक्वेंट या एक्सप्रेसिव, जो अपनी चीज़ों, अपनी बातों को आराम से एक्सप्रेस कर सकता हो। ठीक, आप कहोगे प्रिटेंड मतलब क्या होता है? आपने कहा सर प्रिटेंड मतलब शो ऑफ करना होता है, दिखावा करना होता है। अगर मैं आंसर की बात करूँगा तो आप लोग बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे सभी लोग बताएंगे कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, कि यहाँ पे अगर मैंने अनफीन्ड बोला है तो इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों ने कहा सर तीसरा हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं जेन्युइन, तो ये शो ऑफ या प्रिटेंड जो दिखावा करने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? एक तरीके से अनरियल होते हैं, अवास्तविक होते हैं, हाइपोथेटिकल चीज़ें उनकी होती हैं, उनकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। करेंगे 2 का काम, बताएंगे 5 का। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं। तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब आते हैं जी इस पे। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपने 5 में 5
तो बनाना है, नहीं कम से कम तो 4 बनाना है। क्लॉज टेस्ट में अगर आप 4 करने लगे हैं तो मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, ठीक है, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो अगर आप 5 में से 4 करने लगे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आप सभी बच्चों को, आप इसको पूरा पढ़ के थोड़ा सा समझ लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये हर बात क्लियर कर लेंगे। मैं पढ़ने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि पढ़ के आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, आपको थीम समझना है, आपको टोन समझना है कि किस बारे में बात हो रही है। जैसे आपने देखा व्हेन ही डाइड ऑन 27 नवंबर 1953, यानी बात कर रहे हैं उसके मरने की, जो 27 नवंबर 1953 था। तो 27 नवंबर 1953 में वह मर गया। कौन मरा? ग्लैडस्टोन ओनील वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मेजर ड्रामेटिस्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी आधुनिक दुनिया का मतलब जितने भी ड्रामेटिस्ट थे उसमें से वो एक प्रमुख था, ठीक है, उसका नाम ये था, ठीक है। 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज विनर, मतलब 4 बार उसको ये अवार्ड मिला था। ही हैड ऑल्सो बीन द 1936 नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, और साहित्य के लिए उसको 1936 में नोबेल प्राइज़ मिला था। हिज प्लेज, मतलब उसका जो प्लेज होती थी, मतलब जैसे प्लेज वगैरह शेक्सपियर भी लिखा करते थे, ये भी प्लेज वगैरह लिखा करते थे, ठीक है। हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोस्ट मेजर लैंग्वेजेस, जो उसकी प्लेज होती थी उसको 4 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था। एंड रीड बाय मोर पीपल देन दोज ऑफ अदर प्ले राइट एक्सेप्ट, यानी अगर कह रहा शेक्सपियर को छोड़ दीजिए, एंड मे बी जी बर्नार्ड शॉ को अगर छोड़ दीजिए, तो ये ऐसा बंदा था जिसके प्लेज को सबसे ज़्यादा बार पढ़ा गया था या सबसे ज़्यादा लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, शेक्सपियर और बर्नार्ड को छोड़ के। कह रहा ओनील वाज अ पजल टू हिज फ्रेंड्स, ये जो बंदा था ओनील, ये अपने दोस्तों के लिए एक तरीके से पजल था, लोग उसके दोस्त वगैरह उसको समझ नहीं पाते थे, ठीक है। जेन्युइनली शाई, बहुत ही ज़्यादा शाई इंसान था। ब्रूडिंग कॉम्प्लिकेटेड मैन इन होम ऑल्टरनेटेड विद टचिंग काइंडनेस, मतलब वो इंसान बता रहे हैं कि बहुत ही जेन्युइन था, बहुत ही शाई था, ठीक है, नाटककार था, रुचिकर इंसान था बहुत ज़्यादा, ठीक है, और साथ में कह रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड भी था, बहुत ज़्यादा जटिल था। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वो अपने दोस्तों के लिए एक तरीके से पजल था, और दोस्त उसको समझ नहीं पाते थे, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि ही वॉज बोथ नेव एंड वर्ल्डली, आगे कह रहा है कि वन बायोग्राफर फाउंड हिम, तो कह रहा कि वो दोनों था, नौसिखिया भी था और विश्व समाज कह लीजिए उससे बहुत अच्छे से परिचित भी था। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, देख के लगेंगे अनाड़ी लेकिन एक्चुअली में होते खिलाड़ी हैं वो, ठीक है। तो फाउंड हिम सेंटिमेंटल वन इंस्टेंट हार्ड एज नेल्स द नेक्स्ट, हिज विडो आफ्टर 26 ईयर्स विद ओनील सेड टू हिज वर्क यू मस्ट अंडरस्टैंड द मैन फॉर द वर्क एंड द मैन आर वन। कह रहा है कि अगर उस आदमी को समझना है उसके काम को समझिए, क्योंकि उसका काम ही वो आदमी है और वो आदमी ही उसका काम है। आ गई बात समझ में? तो कहने का मतलब ओवरऑल हमने एक राइटर के बारे में पढ़ा, ठीक है, बस आप इसको ऐसे समअप कर लीजिए। ओवरऑल बच्चे हमने एक राइटर के बारे में पढ़ा जिनके बारे में बताया गया उनको 4 प्राइज़ के साथ साथ लिटरेचर में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। और बर्नार्ड शॉ और शेक्सपियर के अलावा अगर सबसे ज़्यादा किसी ने लोगों ने किसी को अगर पढ़ा है तो वो इनको पढ़ा है, तो इनके बारे में ही कुछ बातचीत हुई। चलिए आते हैं, देखते हैं। व्हेन ही डाइड ऑन 27 नवंबर 1953 ग्लैडस्टोन ओनील वाज मेनिकली यूनिवर्सली स्पेसिफिकली या कैजुअली बच्चे रिकॉग्नाइज्ड, और यहाँ पे लिखा है वन ऑफ अ मेजर ड्रामेटिस्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो रिकॉग्नाइज्ड मतलब यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड यहाँ पे हो जाएगा सेकंड। तो बी जिन बच्चों का आंसर है उनका बिल्कुल सही है। आपने पहला तो आंसर दे दिया, चलिए दूसरे से आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे लोग। ये देखते ही बता दोगे, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा था 4 टाइम्स प्राइज विनर है। ही हैड ऑल्सो बीन नोबल प्राइज, तो बच्चे अवार्डेड, प्राइज से लोगों को क्या किया जाता है, आपने कहा सर अवार्ड किया जाता है, ये भी चलो आपका सही हो गया। अच्छा अगला देखिएगा जी, हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोस्ट मेजर लैंग्वेजेस एंड रीड बाय मोर पीपल देन दोज ऑफ, यहाँ पे अदर प्ले राइट लिखा हुआ है, तो सम अदर नहीं होता बच्चे, एनी अदर प्ले राइट होता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया। देखो यहाँ पे फ्यू लिखा था, नन नहीं होगा, न सम होगा, एनी अदर, अदर होता है, एनी अदर होता है, एन अदर होता है, तो एनी अदर क्या हो जाएगा, प्ले राइट एक्सेप्ट W शेक्सपियर एंड मे बी जी बर्नार्ड शॉ। अगला क्या लिखा है,
O'Neill was a puzzle to his friends, a genuinely shy, brooding, complicated man in whom, यहाँ पे आपको बताना है कि फेलियर ऑल्टरनेटेड विद टचिंग सक्सेस, बेनिफिट या क्रूएलिटी। ठीक है, ये वाला आप लोग जरा आंसर बताइएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सेंटेंस के सेंस को समझने की कोशिश करिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे और पीछे आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये चीज़। यहाँ पे अगर आप बच्चे ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है वाज अ पजल टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए वो बंदा पहेली था। ठीक है, आगे लिखा यहाँ पे कि अ काइंड, कहाँ गया भाई, ये है अ जेन्युइनली साई, ब्रूडिंग, कॉम्प्लिकेटेड मैन इन होम। आगे लिखा हुआ है फेलियर का कोई पूरा कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा, फेलियर कहीं था ही नहीं। सक्सेस, ठीक है, बेनिफिट, क्रूएलिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रूएलिटी, ब्रूडिंग, कॉम्प्लिकेटेड मैन इन होम, क्रूएलिटी ऑल्टरनेटेड विद टचिंग काइंडनेस, ही वॉज बोथ नेव एंड वर्ल्डली, तो यहाँ पे क्रूएलिटी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। हिज विडो आफ्टर 26 ईयर विद ओनील। आगे क्या हो जाएगा, सेड टू प्रिपेयर, प्रोड्यूस, अंडरस्टैंड या डिमॉन्स्ट्रेट, तो क्या हो जाएगा कि टू अंडरस्टैंड हिज वर्क यू मस्ट अंडरस्टैंड द मैन, फॉर द वर्क एंड द मैन आर वन। अगर उस आदमी को समझना है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अगर उसको समझना है तो उसके काम को समझिए, क्योंकि उसका काम ही वो आदमी है, वो आदमी ही उसका काम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई और सिखाई, ये आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। और आप सभी बच्चों को क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर ज़रूर करिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा कह रहा है कि सर बहुत खुशी हो रही है। देखो बच्चे, मैं पहले बता देता हूँ, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन और PQRS नहीं आएगा, सो डोंट वरी, जितना करवाऊंगा बस उतना करके जाइएगा। ठीक है, पहला देखिए चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग अपने अपने आंसर दीजिएगा, मैं भी अपने आंसर यहाँ पे बताते चलूंगा आप सभी बच्चों को। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हॉटीनेस, HAUGSTINESS। हॉटीनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एरोगेंस। आप कहोगे सर एरोगेंस मतलब क्या होता है, मैंने एक बार, आपको याद है मैंने बताया था कंसीट वर्ड, कितने बच्चों को याद होगा, कंसीट, ये ई है और ये आई है। एरोगेंस मतलब जो होते हैं घमंडी, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो तीसरा है और इसका मीनिंग होता है एरोगेंस और कंसीट, जिसको हम लोग घमंडी बोलते हैं। अगला बात करेंगे भाई, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये होगा आपका ग्रामर, जो आप डेली पढ़ते हो मेरे साथ, यानी ये भी आपका तीसरा, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे हर पेरेंट्स ऑलवेज, हर इन हर स्टडीज। अब देखिएगा, हर पेरेंट्स ऑलवेज इनकरेज्ड, इंटरेस्टेड, इम्प्रेस या एक्सपेक्टेड। बच्चे मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनिएगा। एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है, आप कहते हैं कि आप मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखें, कोई कहता है कि वो आप उससे एक्सपेक्टेशन मत रखें, तो उम्मीद रखना, मतलब इसको हम बोल सकते हैं फोरटेल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोरसी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपने कहा फोरकास्ट, हमने कहा और क्या बोल सकते हैं, आपने कहा सर प्रिडिक्ट करना, और क्या बोल सकते हैं, आपने कहा सर एंटीसिपेट करना। अब बच्चा क्या सोच रहा होगा पता है, अब वो सोच रहा होगा आपने यहाँ तो एंटीसिपेट तक की बात कर दी। अब मेरी बात को बच्चे गौर से सुनना, कहेगा एंटीसिपेट और रुक जाइए, मैंने यहाँ पे लिख दिया एनविजन और मैंने यहाँ पे लिख दिया एनविसेज। अब लड़का देखो क्या कहेगा, वो कहेगा कि सर जो हम लोग यूजुअली बोलते हैं, एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद रखना किसी से, लेकिन जो आपने लिखा है फोरटेल, फोरसी, फोरकास्ट, प्रेडिक्ट, एंटीसिपेट, एनविजन, एनविसेज, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना। अब बस मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, जब आप भविष्यवाणी करते हैं तो वो कहाँ पे होता है, आप कहोगे सर वो भविष्य में होता है। आज आपने कोई भविष्यवाणी करा तो वो कब होगा, आपने कहा सर भविष्य में होगा। तो जब आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो, जब आप किसी से कोई चीज़ उम्मीद करते हो, तो वो कब पूरी होती है, आपने कहा कि सर भविष्य में पूरी होती है। जैसे मैंने आपसे उम्मीद रखा कि आप सिलेक्शन लेना है आप सभी लोगों को, ये मेरी उम्मीद है आप लोगों से, ये कब पूरी होगी, ये भविष्य में पूरी होगी। तो ये सारे के सारे इसके क्या हैं, आपने कहा सर सारे के सारे इसके सिनोनिम है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया, इंप्रेस होने का मतलब मैं आपसे इंस्पायर हो चुका हूं। ठीक है, यानी मैं आपसे क्या हो गया हूं, इन्फ्लुएंस हो गया हूं। ठीक है,
अब आप कहोगे इंटरेस्टेड तो पता है, इनकरेज मतलब होता है मेरे भाई किसी को मोटिवेट करना, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो उसके पेरेंट्स ने हमेशा से उसको क्या किया है, इनकरेज किया है उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिएगा सारे बच्चे, नेक्स्ट पे आएंगे। लिखा हुआ जी फर्टाइल। फर्टाइल वर्ड का मतलब बच्चे सबसे पहले आप सभी लोग बताने की कोशिश करिएगा। फर्टाइल का मतलब होता है फ्रूटफुल, ठीक है। आप कहोगे सर फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है, मैंने कहा फीकंड, FECUND। अब बच्चा कहेगा इसका मतलब क्या होता है, मैं कहूँगा मेरे भाई प्रोडक्टिव। क्या होता है इसका मतलब, आपने कहा सर प्रोडक्टिव होता है। प्रोडक्टिव मतलब कहने का मतलब ये हुआ बच्चे, जो चीज़ एक तरीके से फिकंड हो, फ्रूटफुल हो, प्रोडक्टिव हो, जो जिसको हम उपजाऊ या बेहतर कहते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के। अब जैसे देखो यहाँ पे आपसे पूछ कह रहा है एंटेनी, अगर मैं टफ की बात करूँ टफ तो होगा नहीं, जरा ध्यान से देखिएगा। सेन मतलब क्या होता है, सेन मतलब सेज होता है। इसका मतलब क्या होता है, आपने कहा सर सेगेसियस होता है। सेगेसियस नहीं आएगा तो क्या आएगा, आपने कहा सर सेपियंट आएगा। सेपियंट नहीं आएगा तो मैंने एस्ट्यूट बताया है। एस्ट्यूट नहीं आएगा तो मैंने आप सभी लोगों को ज्यूडिशियस बताया है। ज्यूडिशियस नहीं आएगा तो मैंने आपको श्रीव्ड बताया है। और आसान भाषा में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं मेरे भाई सेंसिबल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं वाइज, यानी हिंदी में क्या बोला जाता है, आपने हिंदी में कहा सर हम बुद्धिमान इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बुद्धिमान। और सारे बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये आपको भूलना ही नहीं है, कभी भी सेन आ जाए या सेज, सेपियंट, ज्यूडिशियस, एस्ट्यूट, सेगेसियस, श्रीव्ड या सेंसिबल, इसका मतलब बुद्धिमान होता है, ये आपस में सिनोनिम होते हैं। अब आप कहोगे सर सिविलाइज्ड मतलब क्या होता है, सिविलाइज्ड मतलब मेरे भाई होता है सभ्य। अगर आप सिविलाइज्ड हैं मतलब आप सभ्य हैं। आप सभ्य हैं कहने का मतलब क्या हुआ, आप एजुकेट हैं, ठीक है, आप एजुकेट लिख सकते हैं। आप यहाँ पे इनलाइटन लिख सकते हैं। इनलाइटन का मतलब होता है जो इंसान नॉलेजेबल होता है, ठीक है, एजुकेट हो गया। आप कहोगे सर बैरन मतलब क्या होता है, बैरन मतलब होता है बंजर, जिसको आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो अनप्रोडक्टिव, ठीक है मेरे भाई। अब एक बात बताइए, इधर आपने क्या बोला, आपने कहा सर प्रोडक्टिव, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपने कहा सर अनप्रोडक्टिव, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। आप कह रहे हो कि वन हु प्रिटेंड, एक ऐसा इंसान जो प्रिटेंड करता है। प्रिटेंड करने का मतलब मेरे भाई शो ऑफ करना। शो ऑफ करने का मतलब आपने कहा सर दिखावा करना। मुझे बस एक बात का जवाब दे दीजिए, जब कोई भी इंसान दिखावा करता है तो दिखावा करने वाली चीज़ें क्या होती हैं, रियल होती हैं या अनरियल होती हैं। तो आप कहोगे सर दिखावा करने वाला क्या होता है, आपने कहा सर अनरियल होता है, एक तरीके से जो इधर उधर की सिर्फ बातें करता है बड़ी बड़ी, लेकिन करता कुछ भी नहीं है, ठीक है। टू बी वाट ही इज नॉट, दिखावा करना, प्रिटेंडर जिसको कहते हैं, इमेजिनरी जिसको कहते हैं, हाइपोथेटिकल जिसे कहते हैं। आप कहोगे सर डायरेक्टर होगा नहीं, क्रिएटर होगा नहीं, एक्रोबेट नहीं होगा। एक्रोबेट को हम लोग रोप वॉकर कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आए दिन रास्ते पे दो पिलर लगा करके बीच में रस्सी लगा के वो जो उस पर चलते हैं, हम उसको रोप वॉकर, या बच्चे एक नाम और दे सकते हैं जिम्नास्ट, आप सुना होगा आपने, ठीक है। कुछ लोग जिम्नास्ट करते हैं तो रोप वॉकर या जिम्नास्ट बोल सकते हैं। हाइपोक्रेट, यानी आपका बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में सभी बच्चों को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला अक्यूट, जरा अक्यूट को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं अक्यूट के, ठीक है। जैसे अक्यूट का मतलब क्या होता है बच्चे, अनप्लेजेंट सिचुएशन। सारी मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट मतलब क्या होता है, बुरा होता है, दुख भरा होता है, ठीक है, बेकार होता है। ऐसी सिचुएशन जो अनप्लेजेंट हो, जिसको हम बुरा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये नहीं आता है ना तो इसकी जगह पे एक चीज और आ सकती है, वो पता है क्या आएगी, ऑफुल। ऑफुल आ सकता है, ऑफुल भी मतलब होता है बुरा। या ये नहीं आएगा तो पता है क्या होता है, एक इसका मतलब शार्प माइंड भी होता है, ठीक है। शार्प माइंड, जो दिमाग से थोड़ा तेज होते हैं उनको बोला जाता है। और इसका एक मतलब और होता है, शार्प पॉइंट भी होता है। बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसमें से कोई भी मीनिंग आपके एग्जाम में दे सकता है। अक्यूट मतलब एक तो ये होता है अनप्लेजेंट सिचुएशन, यानी बुरी स्थिति, या जिसको हम ऑफुल बोल सकते हैं, ठीक है। ऑफुल मतलब क्या होता है, ऑफुल मतलब बैड होता है, बुरा होता है। ये देखिए शार्प माइंड, अगर आप किसी पर्सन के रेफरेंस में बात करेंगे, किसी व्यक्ति के रेफरेंस में बात करेंगे, तो अगर आप कहते हैं इसका माइंड बहुत शार्प है, मतलब बहुत ये बुद्धिमान है। अगर मान लो बच्चे ये पेन की बात कर रहे हो आप, ठीक है, ये पेन है तो पेन की पॉइंट देखिए शार्प पॉइंट है, ठीक है, शार्प पॉइंट। तो यहाँ पे आप इसको अक्यूट इसको भी बोल सकते हैं, शार्प पॉइंट को, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो ये सारे मीनिंग आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप कहोगे, ठीक है, यहाँ पे डार्क
क्लेवर, ग्रेव और ब्लंट। तो यहाँ से आपको पूछ क्या रहा है, आपने कहा सर एंटेनिम पूछ रहा है। अगर एंटेनिम पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपने कहा सर ब्लंट हो जाएगा। ब्लंट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो नॉट शार्प होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी मीनिंग पता है इसका क्या होता है, इसका दूसरा मीनिंग होता है कैंडिड, मतलब जो लोग फ्रैंक होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यार ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। जिसको बच्चे हम बोलते हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा क्या है, कैंडिड है, सच्चा है, सीधा मुंह पे बोल देता है, ठीक है, जिसको हम आउट स्पोकन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ब्लंट के दो मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ हमें किस वाले मीनिंग की ज़रूरत है, इस वाले मीनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इधर हम कह रहे हैं शार्प पॉइंट, ठीक है, इधर हो जाएगा नॉट शार्प। ये वाला भी मीनिंग ध्यान रखिएगा, इस सेंस में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो आप कहोगे सर ग्रेव क्या होता है, जहाँ पे दफन किया जाता है मुर्दों को, डेड बॉडी को जहाँ पे दफन करते हैं, टॉम बोलते हैं। क्लेवर और डार्क आपको पहले से पता होगा, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में। अगला देखिएगा, लिखा हुआ है डीपेन। देखिए डीपेन का मतलब क्या होता है, मोर डीपर, ठीक है, मोर डीपर आप लिख लीजिए सिंपली, ठीक है, मोर डीपर या बिकम डीपर, या आप ऐसे भी बोल सकते हो बच्चे, इस मोर डीपर न लिखे बिकम डीपर लिखो, बिकम, बिकम डीपर, या स्ट्रांगली फेल्ट समथिंग। सुनना मेरी बात को, कभी कभी हमारे अंदर जो महसूस होता है ना किसी चीज़ की फीलिंग बहुत ज़्यादा डीप होती है। जैसे मान लीजिए कभी आप मेरे लिए हो सकता है सोचते हो कि बहुत डीप फीलिंग आती होगी, मेरे लिए आप इमोशनल हो। जैसे कभी कभी मैं आपके लिए सोचता हूँ तो मेरी जो फीलिंग होती है आप सभी लोगों के लिए, जो मेरा इमोशंस होता है वो बहुत ज़्यादा डीप होता है। तो मतलब स्ट्रांगली फेल्ट समथिंग, जब मैं किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ। और एक ये भी मतलब होता है इसका बिकम डीपर, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। तो आप कहोगे सर सूद क्या होता है, देखिए सूद मतलब कई बार बताया, इसका मतलब काम होता है, इसका मतलब एलिविएट होता है। क्या होता है, एलिविएट होता है। जिसका मतलब मैंने आपको बताया था मेरे भाई कंसिलिएट होता है। जिसका मतलब मैंने आपको अपीज बताया है। जिसका मतलब मैंने आपको क्या बताया है, एसुएज बताया है। जिसका मतलब मैंने आपको क्या बताया है, मिटिगेट बताया है। जिसका मतलब मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ, प्लेसिड, पता नहीं कितनी बार बताया होगा, प्लेकेट, पता नहीं कितनी बार बताया होगा, पैसिफाई, ठीक है। और इनका मतलब मैंने बताया होगा आपको मॉलिफाई, और मैंने कहा होगा इन सब का मतलब होता है शांत। इन सब का मतलब क्या होता है, शांत। और एक एसएससी का फेवरेट वर्ड है दैट इज़ ट्रैंक्विल। कभी भी अगर ये सब दे दे, चाहे ट्रैंक्विल दे दे, चाहे पैसिफाई दे दे, चाहे प्लेसिड दे दे, चाहे प्लेकेट दे दे, चाहे मॉलिफाई दे दे, एसुएज दे दे, मिटिगेट दे दे, अपीज दे दे, कंसिलिएट, एलिविएट, काम, इनका मतलब होता है शांत। इनका मतलब क्या होता है, शांत, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे कि सर देखो ये रिलीव जो है इसका सिनोनिम है, किसका, इसका, ये सब आपस में सिनोनिम है। और ये न्यूट्रलाइज क्या है, ये भी आपस में सिनोनिम है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को न्यूट्रल कर देते हो तो आप उसको कम कर देते हो, ठीक है। अब आप मेरे भाई क्या कहोगे कि सर यही वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। आंसर ये वाला कैसे होगा, इंटेंसीफाई मतलब होता है मैग्नीफाई करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आपने कहा एम्पलीफाई करना। इसका मतलब क्या होता है, आपने कहा ऑगमेंट करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने कहा सर इंक्रीज बोलते हैं, यानी बढ़ाना। तो बच्चे इंक्रीज है, मैग्नीफाई है, एम्पलीफाई है, ऑगमेंट है। जिसको एक वर्ड और लिख लीजिए आप सभी लोग, यहाँ पे ये ऐसे लिख देता हूँ, एस्केलेट करना, ESCALT, एस्केलेट। इसका मतलब होता है बढ़ाना। क्या मतलब होता है, आपने कहा सर बढ़ाना इसका मतलब होता है, ठीक है। अब बच्चे अगर इधर मैं डीपर की बात कर रहा हूँ, ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा, मैं इंटेंसिफाई की बात करूँगा, एस्केलेट करने की बात करूँगा। आगे बात समझ में, पहले बताओ क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी फोर्थ। और सारे बच्चे एक बार बता दीजिएगा आप सभी लोग, ऐसा तो नहीं मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ, ठीक है, मैं हर दिन पूछता हूँ आप सभी लोगों से। एक्चुअली पता है मैं फास्ट थोड़ा सा इसलिए रहता हूँ क्योंकि ये सारे वर्ड मैं पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी स्टूडेंट को? बताएं एक बार, सभी लोग बताएं, सब कुछ क्लियर है सारे लोगों को? और अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोगों से गुजारिश है मेरे भाई, प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि अभी मैं आप सभी लोगों के लिए मैराथन सेशन लेकर के आ रहा हूँ जो कि हमारा 4-4 घंटे चलेगा। तो जैसे आप लोगों को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है वैसे मुझे भी आप सभी लोगों के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ईडीएम पूछ रहा है, द बॉल इज़ इन वंस कोर्ट की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करेंगे, द बॉल इज इन वंस कोर्ट, ठीक है, बॉल इज इन
वंस कोट, अगर जैसे मान लीजिए बॉल अब आपके हाथ में है तो इसको फेंकना अब आपका काम है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया, हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बॉल मैंने आपके हाथ में पकड़ा दी, अब मैंने क्या करोगे, अब बॉल लेकर के भाग तो जाओगे नहीं, अब उस बॉल को क्या करना है, आपको फेंकना है। मतलब इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू एक्शन। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप एक्शन लो, टू डू एक्शन। तो इसको ध्यान रखिएगा, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू एक्शन, या टू टेक द एक्शन लिख लीजिए यहाँ पे, टू टेक द एक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, यानी क्या हो जाएगा, आपने कहा सर ए। ठीक, अगला देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड वी कुड एंटर इट। देखो जी, मैं आपको एक छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश करूंगा। आप ये अगर टिल की बात करते हो और यहाँ पे अनटिल की बात करते हो, दोनों सेम होती हैं। ठीक है, देखिए जी, अगर मैं अनटिल की बात करूँ और साथ में मैं टिल की बात करूं, आप देखोगे ये जो वर्ड है ना, अब ऑब्सोलीट वर्ड हो चुका है। कहने का मतलब ये आउटडेटेड वर्ड हो चुका है, ये यूज़ नहीं किया जाता। अगर वैसे देखा जाए तो ये प्रेपोजिशन की तरीके से यूज़ किए जाते हैं। और ये होता क्या है, अनटिल एक्चुअली देखो बच्चे, प्रेपोजिशन के साथ ये कंजंक्शन के तरीके से भी काम करते हैं। ये प्रेपोजिशन हो गया और ये क्या बताता है, आपने कहा सर टाइम बताता है। ठीक है, अब मेरी हाँ आंसर तो आप लोग कर ही दो, लेकिन यहाँ पे देखिए जानते कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीख भी लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा सर ये टाइम बताता है। जैसे मैंने कहा कि आई वर्कड अंटिल 7 PM, आई वर्कड मैंने काम किया, कब तक किया, अंटिल 7 PM, 7 बजे तक काम किया। इसका मतलब क्या है पता है आप सभी लोगों को, मतलब आई वर्कड मैंने काम किया 7 बजे तक, तो इसका मतलब हो गया कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन टाइम। मतलब ये कार्य जो है उसने सिर्फ और सिर्फ 7 बजे तक किया। मतलब बच्चे इसके बाद वो नहीं करेगा, 7 बजे ये एक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 7 बजे तक सर्टेन टाइम है वो, इसके बाद नहीं करेगा। लेकिन ये कह रहा है कि द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड, एंट्री गेट्स जो हैं वो बंद हो चुकी थी, बिफोर वी कुड एंटर इट, हमारे एंट्री करने से पहले। तो आंसर तो यहाँ पे बिफोर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। देखो जी, आपको एक पते की बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये बच्चे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई टोल्ड द टेलर, टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, ये सारे बच्चों को पता होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए मेक। ठीक है, काम की बात ये सुनना बच्चे, ये जो हमारा टोल्ड होता है ना, तो टोल्ड हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। इस बात को ध्यान रखना, सारे के सारे स्टूडेंट कभी भी तो ऐसे लिख के दे देगा, ही टोल्ड टू मी दैट स्टोरी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि टोल्ड जो वर्ब हमारी होती है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब वो वर्ब जो डायरेक्ट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। कभी भी ध्यान रखिएगा इसके बीच में कुछ नहीं आएगा, यूजुअली टू लगा करके आपके एग्जामिनेशन में देता है, और ये बहुत बार दिया है आपके एग्जाम में, तो ये भी सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर यहाँ पे जो आपका एरर वाला पार्ट है वो किस में है, आपने कहा सर 4th में है। अगले की बात करूंगा, द लेडी। सुनिएगा, ये जो लेडी है ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, जो कॉर्नर में खड़ी है वो फैट है, मतलब वो मोटी है। पता है बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आती है, लड़के को लगेगा कि सर ये तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख दी है। अगर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख दी है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। ध्यान से देखना, जैसे आप लिखते हो फ्लाइंग काइट्स, ठीक है, जब आप लिखते हो फ्लाइंग काइट्स तो काइट्स क्या होता है, आपने कहा नाउन होता है। भैया नाउन की विशेषता बताने वाला ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। तो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है इनका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। आप सोच के देखिए, जब आप ये बोल सकते हो ब्यूटीफुल गर्ल, खूबसूरत लड़की, लड़की नाउन हो गई, ब्यूटीफुल क्या हो गया, आपने कहा सर एडजेक्टिव हो गया। तो बच्चे जब एक बात बताओ, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो सकता है इस नाउन के लिए, तो फ्लाइंग काइट्स में ये फ्लाइंग जो है एडजेक्टिव नहीं होगी। कैसी पतंग है, उड़ती हुई पतंग है, तो ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। तो आपने कहा लेडी स्टैंडिंग, ये स्टैंडिंग किसके लिए लगा है, ये लेडी के लिए, ये है क्या आपका नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, गलती नहीं है। इन क्या है, आपने कहा प्रेपोजिशन है। द कॉर्नर क्या है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो लेडी सब्जेक्ट है कैसा सब्जेक्ट है, आपने कहा सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या हो गया सिंगुलर। ठीक है,
और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जो इस लेडी के लिए ही लगा हुआ है, कोई गलती नहीं है, दैट इज नो एरर, नो एरर। ठीक है, आगे बात समझ में आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लीज टेल द स्टोरी इन अ नटसेल लिखा हुआ है। अब ध्यान से इसको देखिएगा सारे के सारे बच्चे, क्या ये एरर है, क्या इसमें किसी तरह की कोई गलती है, आप लोग बताएंगे। पहले एक बार ध्यान से सेंटेंस को देखिएगा और बताने की कोशिश करिएगा, कोई भी गलती, ठीक है, बताइए, एक बार आंसर दीजिए, सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे। देखो बच्चे, यहाँ पे लिखा है प्लीज टेल द स्टोरी इन अ नटसेल, कोई गलती नहीं। इन अ नटसेल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को ब्रीफ में बताते हो, जब आप किसी चीज़ को शॉर्ट में बताते हो, जब आप किसी चीज़ को किस में बताते हो, संक्षिप्त में बताते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एट अ नटसेल नहीं होता, इन द नटसेल नहीं होता, इन नटसेल्स नहीं, इन अ नटसेल होता है। नो एरर, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पे देखिए ही डिड नॉट लाइक द नॉवेल नॉर आई डिड लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको एरर बताना है। बस एक छोटी सी बात मेरी ध्यान रखिएगा, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, इतनी माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो तो बच्चे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, फिर आप मेन वर्ब लिखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा नेवर, फिर मैंने कहा विल, फिर मैंने कहा आई, फिर मैंने कहा डू, फिर मैंने कहा दिस, फिर मैंने कहा वर्क। देखिए जरा ये सेंटेंस किससे शुरू हुआ, आपने कहा सर ये सेंटेंस शुरू हुआ है एडवर्ब से। जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लिखना पड़ता है, आपने कहा सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। इसको हम नाम क्या देते हैं, आपने कहा सर अगर टेक्निकली अगर इसको नाम दोगे तो इसी को लोग सर इन्वर्जन बोलते हैं। तो बच्चे ने दिमाग में अपने क्या रख लिया कि जब कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो तो हम उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। तो ध्यान दो, जब तुम लोग नो सूनर लिखते हो तो देखो कभी गौर करना, नो सूनर हैड आई ऐसे लिखते हो। ठीक है, नो सूनर हैड आई गॉन। अब यहाँ पे जब तुम लोग कभी हार्डली लिखते हो तो ध्यान देना, हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऐसे लिखते हो। तो बच्चे गौर करना, नो सूनर एडवर्ब होता है, हार्डली एडवर्ब होता है, इसीलिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हो फिर सब्जेक्ट लिखते हो, हेल्पिंग वर्ब लिखते हो फिर सब्जेक्ट लिखते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। ये नॉर जो है ये एडवर्ब के तरीके से काम करता है बाबा। अगर ये एडवर्ब है तो एडवर्ब के बाद क्या लिखोगे, आपने कहा डिड फिर आई लिखो ना, हेल्पिंग वर्ब लिख दो, फिर क्या लिख दो, सब्जेक्ट लिख दो। तो नॉर डिड आई यानी पहला, दिस इज इन्वर्जन, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। आगे बात समझ में आप सभी लोगों को, यही काम करता है। अगला अब कह रहा अ प्लेस, एक ऐसा स्थान, वेयर नन्स, ठीक है, जहाँ पे नन्स रहती हैं और काम करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आप कहोगे सर उसे हम लोग कॉन्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेंट बोलते हैं। अच्छा, डॉर्मेट्री क्या होता है, अ रूम फॉर सेवरल पीपल टू स्लीप इन, अ रूम फॉर सेवरल पीपल टू स्लीप इन। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए आप केदारनाथ की यात्रा पे गए, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं कि आप होटल रूम लेकर के रुकें, तो डॉर्मेट्री मिलती है। डॉर्मेट्री क्या होती है, एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें बहुत सारे बिस्तर लगे होंगे या छोटे छोटे उसमें कमरे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे 200-300 रुपये देकर के आप आराम से अपनी रात को गुजार सकते हैं। चाहे किसी भी शहर में जाइए आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी। तो अ रूम फॉर सेवरल पीपल टू स्लीप इन, ठीक है, ऐसे बड़ा सा हॉल रहेगा और ऐसे बहुत सारे बिस्तर लगे रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, आपकी डॉर्मेट्री होती है। फिर बच्चा कहेगा सर हॉस्टल तो आपको पता है, क्वार्टर, देखो बच्चे क्वार्टर क्या होता है, 1/4, ये आपका क्वार्टर होता है, ईच ऑफ 4 इक्वल, यही होता है ना, एक चौथाई जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर एक वर्ड और आता है क्वार्टर्स, ये भी मैं लिखवा देता हूं। क्वार्टर्स क्या होता है, प्लेस वेयर समवन लिव्स, अ प्लेस वेयर समवन लिव्स, एक ऐसा स्थान जहां कोई रहता है। जैसे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको क्वार्टर नहीं मिलता उनको क्वार्टर नहीं मिलता, उनको क्वार्टर्स मिलता है, यानी निवास स्थान मिलता है। ठीक है, क्वार्टर मतलब एक चौथाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड हर। बच्चे दो बातें ध्यान रखिएगा। पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपने वर्ब लिखी है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मेरे भाई, प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये दो ही पूरे इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। ठीक है,
ये दो ही पूरे इंग्लिश ग्रामर में होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। पहला वर्ब होता है, दूसरा क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि राम कॉल्ड हर, ठीक है। अब ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपने ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया। यहाँ पे ये बच्चे क्या है, फॉर प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखिए, अस। तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड हर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सही। इट इज नॉट पॉसिबल, मेरी बात को सुनिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, ठीक है। अब देखो ये फॉर के बाद हमने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्टिव केस, दैट्स इट, यही आपको समझना था। अगला, डू यू लाइक, वुड यू लाइक, शैल यू लाइक या कैन यू लाइक। देखिए जी, जब हम किसी से इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला, जब हम किसी से इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मैं आपके साथ गया और मैंने आपसे बोला वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड यू लाइक। या तो बच्चे आप इस फ्रेज को ही याद कर लीजिए, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, इस फ्रेज को ही ध्यान रख लीजिए, बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आई बात समझ में। अगला देखेंगे आप लोग, लिखा हुआ करेज। करेज मतलब क्या होता है जी, करेज मतलब होता है जो इंसान फियरलेस होता है, जिसको किसी का डर नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रेपिड बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम गैलेंट बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपने कहा सर DAUNTLES डबल एस, डॉन्टलेस बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉन्टलेस बोलते हैं, फियरलेस बोलते हैं, एंट्रेपिड बोलते हैं, गैलेंट बोलते हैं। जो आसान वर्ड में आप जिसको ब्रेव कहते हो, और उससे भी आसान वर्ड में जिसे आप क्या बोलते हो, बोल्ड बोलते हो, जिसे हम बोलते हैं बहादुर, ठीक है। अब यहाँ से आपसे देखिए पूछ क्या रहा है, सिनोनिम। तो मीक क्या होता है बच्चे, मीक वो इंसान होता है जो शाई होता है, मीक मतलब सबमिसिव। देखो, जिसको हम कह सकते हैं जो शाई होता है, जो डुशाइल होता है, या जो जिसको हम सबमिसिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबमिसिव, ठीक है। जो थोड़े दब्बू होते हैं, दब्बू जो होते हैं उनको बोला जाता है। आप कहोगे सर ह्यूमिलिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप बताओ जी, ह्यूमिलिटी और टिमिडिटी ये सब आपस में सिनोनिम है, ये तीनों। इसमें आंसर ये हो जाएगा वैलर। वैलर मतलब बहादुर होता है, वैलर मतलब क्या होता है, बहादुर, ठीक है। आगे देखिएगा, वी मस्ट स्टार्ट नाउ, इट विल बी टू लेट। आंसर बताइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये और किसके लिए यूज़ किया जाता है, जब हम ऑप्शन की बात करते हैं, जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, जब हम चुनाव की बात करते हैं, उसके लिए। बट किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपने कहा सर कंट्रास्ट बताने के लिए, यानी विरोधाभास। राम वर्कड हार्ड, राम ने कठिन परिश्रम किया, बट ही फेल्ड, लेकिन वह फेल हो गया। कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन, अपोजिट स्टेटमेंट को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो बट हो गया। अनलेस मैंने कई बार बताया है बच्चे, कंडीशन बताता है, ठीक है। अनटिल आपने कहा सर टाइम बताता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सभी बच्चों से लिख लीजिएगा, अनटिल और अनलेस के बाद कभी भी नॉट, नेवर, डोंट कभी मत लिखिएगा। कोई नेगेटिव मीनिंग आपको नहीं लिखनी है। कारण अगर कोई आपसे पूछे क्यों नहीं लिखनी है तो बता दीजिएगा, अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, इसकी मीनिंग, और अनटिल का मतलब क्या होता है, टिल नॉट, यानी भैया इसकी मीनिंग में ही नॉट रहता है, ये खुद ही नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। तो बच्चे इसके साथ नो, नेवर, डोंट, नॉट कुछ मत लिखना कभी। तो आते हैं मेरे भाई आंसर पे। आप कहोगे सर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है वी मस्ट स्टार्ट नाउ, हमें अब शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो अन्यथा इट विल बी टू लेट, बहुत देर हो जाएगी। तो यहाँ पे और की मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है। क्या मीनिंग कर रहा है, और, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले क्लॉज टेस्ट तो करेंगे, दो क्वेश्चन अपने पास और है, ठीक है, इसको कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि द फादर विद हिज चिल्ड्रेन वर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन। गौर करना बच्चे, कभी भी अगर विद आ जाए, या कभी भी मान लो अलॉन्ग विद आ जाए, ठीक है, कभी एज वेल एज आ जाए, कभी भी टुगेदर विद आ जाए, तो इनके साथ ये जो दो सब्जेक्ट आपस में कनेक्ट होते हैं ना, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, तो पहले वाले के अनुसार लगता है वाज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वाज, वाज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो,
बेंड ओवर बैकवर्ड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है डू वंस बेस्ट, हमेशा अपना बेहतर करना, डू वंस बेस्ट। ठीक है, मतलब आप जब अपना 100% देते हैं ना, पूरा अपना एफर्ट लगा देते हैं किसी कार्य को करने के लिए, वही होता है डू वंस बेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखा है कन्फेस टू अ क्राइम। कन्फेस का मतलब होता है कि मान लेना, ठीक है, आपने कोई गलती की है। टू एंड ऑल एक्टिविटीज़, ये नहीं होगा। टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टूवर्ड्स सम एंड, दूसरा, ये भी गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब आइए जरा इसमें आप लोग 5 में 5 करके दिखा दीजिए, बस काम खत्म। ठीक है, उम्मीद आपसे यही करूंगा कि सर आप इसमें 5 में 5 करोगे, अगर बहुत कम करते हो तो एटलीस्ट 4 करोगे। तो स्टेप नंबर 1 आप सभी बच्चों से मेरी यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैराग्राफ केयरफुली। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको पैराग्राफ को केयरफुली और अटेंटिवली पढ़ना है। ठीक है, जैसे देखिए वो क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमैनिटी कैन बी एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ह्यूमैनिटी है वो डिफाइन की जा सकती है, ठीक है, एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन ना। तो कहने का मतलब अगर आप मानव हैं तो मानवता जो है, जब जो मानव होता है उसकी मानवता से उसे डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर ह्यूमैनिटी होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि जितने भी इंसान हैं हर किसी के अंदर ह्यूमैनिटी हो, ठीक है, हर किसी के अंदर मानवता हो। तो ह्यूमैनिटी कैन बी एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, द पेक्यूलियर नेचर मैन बाई विच ही इज डिस्टिंग्विश्ड अदर बींग्स। आपको अच्छा एक चीज़ पता होगा कि इतना ज़्यादा लोग हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन हर इंसान अपने आप में अलग है, क्योंकि हर किसी का नेचर क्या होता है, अलग होता है एक दूसरे से। ठीक है, आगे लिखा बीइंग ह्यूमन नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पॉसेस ह्यूमैनिटी। हर इंसान के अंदर मानवता तो होती नहीं है। वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी इन ह्यूमन बींग्स हैज़ बीन पोर्ट्रेड ब्यूटीफुली बाय मदर टेरेसा। आप मदर टेरेसा को देखें या ऐसी कई पर्सनैलिटीज़ हैं जिसको आप देखेंगे जिनके अंदर मानवता का वो मतलब एक तरीके से आइडियल हैं, एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा पैराग्राफ था। अब आप लोग एक एक चीज़ करो। देखो हमेशा बच्चे ध्यान रखना कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है। ये अप्रोचेस ध्यान रखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, और कभी भी ध्यान से देखिए मॉडल वर्ब के बाद अगर बी आ जाएगा तो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये आपका एक्टिव होता है, ये पैसिव होता है। ये क्या है, आपने कहा सर मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद क्या आ गया, बी आ गया, क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तीसरा करेक्ट आंसर हो गया। देखिए यही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगला कह रहा है कि द पेक्यूलियर नेचर, पेक्यूलियर मतलब क्या होता है, विचित्र होता है, स्ट्रेंज होता है, बिजेयर होता है। ठीक है, तो कह रहा है द पेक्यूलियर नेचर ऑफ मैन इन मैन एट मैन या टू मैन। यहाँ पे क्या होगा, देखो बच्चे ये जो हमारा एक एक करके बताता हूँ, इनका जो हम यूज़ करते हैं मैंने आपको बताया था इनक्लोज्ड एरिया के लिए करते हैं, मतलब ऐसा कोई जो घिरा हुआ स्थान हो। जैसे आपने कहा ही इज़ इन द रूम, वह घर के अंदर है। ठीक है, अब जैसे टू का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, टू का यूज़ बेसिकली हम डायरेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, जब आप किसी डायरेक्शन के लिए या डेस्टिनेशन के लिए करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ही इज़ गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऐट का यूज़ अगर हम पर्टिकुलर किसी प्लेस या टाइम के बारे में बात करते हैं वो करते हैं। अगर हम रिलेट करने की बात करें, दो चीज़ों को कनेक्ट या रिलेशन बताने की, तो ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, नेचर ऑफ अ मैन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफ इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा कि बाई विच ही इज़ डिस्टिंग्विश्ड अलॉन्ग अदर बींग्स, फॉर अदर बींग्स, बाई या फ्रॉम होगा। देख के बता दोगे, आप कहोगे सर अलॉन्ग आप कई बार बता चुके हो। मैंने बताया बच्चे अलॉन्ग द रिवर, मैं क्या बता रहा हूँ, अलॉन्ग द रिवर। जैसे मैंने कहा ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर, तो मतलब पैरेलल, जैसे ऐसे नदी बह रही है आप उसके नदी के किनारे किनारे ऐसे चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे हाईवे गया है, आप हाईवे के किनारे किनारे चल रहे हैं, तो अलॉन्ग द हाईवे, अलॉन्ग द रिवर ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अलॉन्ग द बीच आप कहोगे सर फॉर तो पर्पज़ के लिए होता है या टाइम बताने के लिए होता है, ना हम टाइम बता रहे हैं ना हम उद्देश्य से बता रहे हैं। आप कहोगे बाई तो सर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, जैसे बाई कार, बाई ट्रेन, तो ये हटा दीजिए। तो फ्रॉम लिख लीजिए, फ्रॉम इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो लोग ऐसा आंसर दिए पड़े हैं कि पूछो नहीं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चे 22। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हो गया बीइंग ह्यूमन ऑफ, यहाँ पे हाँ, अब ये आपको बताना है फ्रॉम के बाद। अब यहाँ पे क्या होगा, हैड होगा, डज होगा, हैज़ होगा या डिड होगा। ठीक है, बीइंग ह्यूमन डज नॉट मीन दैट, देखो जी ये क्या है, मीन,
मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आपने कहा सर पहली फॉर्म है। हैड के बाद पहली फॉर्म आती है? नहीं आती। हैज़ के बाद आती है? नहीं आती। अब कहोगे सर डज के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, डिड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है। सर अगर ध्यान से आप पूरे सेंटेंस को पढ़ो, ये कैन लिखा हुआ था, कैन किस में मीनिंग कन्वे करता है? आपने कहा प्रेजेंट में करता है। ये हिज इज लिखा था, ये भी देखो आपका प्रेजेंट में है सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा पूरा पैराग्राफ प्रेजेंट में मीनिंग को कन्वे कर रहा है, तो ये भी हटा दो। सेकंड, यही मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि जब भी पैराग्राफ को पढ़ो एक चीज़ जरूर नोटिस क्या करो, टेंस कौन सा है, पास्ट है या फिर प्रेजेंट है या भविष्य में कोई बात कर रहा है। तो हमने देखा सर प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड डज। एंड द लास्ट वन, आपने कहा वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द। अच्छा जी, सबको पता है भाई सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है? आपने कहा सुपरलेटिव डिग्री के पहले सर द लगता है, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री इसमें है क्या? आप कहोगे सर देखो, आपको नहीं पता हो बच्चे, मैं बताता हूँ। ये जो आपका मच होता है ना, ये पॉजिटिव डिग्री होती है। देखिए ये जो मच और मेनी होती है, जिनको नहीं पता हो आज लिख लीजिएगा, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है। ये जो मोर होती है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। ये जो मोस्ट होता है, ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो सुपरलेटिव डिग्री बच्चे लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? आपने कहा सर ये लिखेंगे। और इसकी दो पॉजिटिव डिग्री होती है, ये क्वांटिटी बताने के लिए, मात्रा बताने के लिए, ये संख्या बताने के लिए, नंबर बताने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन हो गए। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन अपने इधर थे, ठीक है, 24 और ये आपका 25।